एपिसोड 1। तो भाई चलिए शुरू करते हैं कुछ नए कुछ पुराने किरदारों के साथ नया सफर। शेखावत मैंशन बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। वजह थी राम और सिया की बेटी रुद्रिका की शादी, जो हो रही थी इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन मानवीर रजावत से। मंडप पर मान आराम से बैठा सारी विधियां कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसके बगल में उसकी दुल्हन को लाकर बैठा दिया गया। मान ने गर्दन घुमा कर देखा। लाल रंग के जोड़े में 16 श्रृंगार किए और बड़ा सा घूंघट डाले वो लड़की, जिसमें से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथों की उंगलियों की हरकत बता रही थी कि वो काफी घबराई हुई है। अचानक उसे लड़की की नज़र वहां पड़े कलश के पानी में पड़ी, जिसमें मानवीर का चेहरा नजर आ रहा था। हल्का सावला सा रंग, तीखे नैन नक्श, शार्प जो लाइन, हल्की दाढ़ी और उसकी वह ग्रे कलर की खूबसूरत सी आंखें। वह एक पल को मानवीर के चेहरे में ही खो कर रह गई कि तबीयत अचानक मान की नज़र उस कलश के पानी में गई। जब उसने उस लड़की को खुद को देखते पाया तो हल्के से मुस्कुरा दिया और ये देखकर वह लड़की एकदम से हड़बड़ा गई। उसने घबरा कर तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और मन ही मन बोली, दी कहाँ हो? आप जल्दी से आ जाओ, मैं और नहीं संभाल पाऊंगी यहाँ पर। शादी की सारी रस्में शुरू हो गई है और आप अब तक नहीं आई। आपने कहा था ना आप वक्त पर आकर शादी रुकवा दोगे। प्लीज जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ। फ्लैशबैक। 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, वेदु देख मेरी बात मान, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुझे पता है ना, अगर मैं अभी नहीं गई तो सब कुछ गड़बड़ होने वाले हैं। तू बस घूंघट करके वहां बैठ जाना, मैं सच में टाइम से वापस आकर तुम्हारी शादी रुकवा दूंगी। तू समझती है सब कुछ, तुझे सब कुछ पता है, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। वेदाक्षी ने कुछ मासूमियत और घबराहट के साथ कहा, पर रुद्रादी अगर किसी को पता लग गया तो आप सोचकर देखिए क्या होगा। अगर राम चाचू या चाची को पता लग गया तो क्या होगा? और आपको ये भी तो देखिए, माँ पापा यहाँ नहीं आए हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। रुद्रिका ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरा विश्वास तो कर वेदु, मैं बोल रही हूँ ना, मैं टाइम से आ जाऊंगी, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सच में वक्त पर आ जाऊंगी और तुम्हारी शादी रुकवा दूंगी। बस तुम थोड़ी देर के लिए ये सब संभाल लो, ठीक है? ये बोल रुद्रिका ने तुरंत उसे बाय कहा और कमरे से निकल गई। पीछे रह गई वेदाक्षी, जो अब भी उलझन में खड़ी थी। तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाए, और वेदाक्षी अपने सेंस में वापस आई। मानवीर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने उसके हाथ को घूरा, लेकिन इस वक्त में वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हो गई, दोनों के फेरे शुरू हुए। वेदाक्षी अभी मन ही मन रुद्रिका के जल्दी आ जाने की प्रे कर रही थी। इधर दूसरी तरफ मंदिर में एक और शादी हो रही थी। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को खड़े होने के लिए कहा, तो दुल्हन ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए और फटाफट से फेरे करवाए, मुझे जल्दी जाकर अपनी बहन की शादी भी रुकवानी है। तभी उसके साथ फेरे ले रहे लड़के ने उसे देखा और बोला, अरे तुम चुप करो, पंडित जी आप बिल्कुल आराम से मंत्र पढ़ो, मेरी एक ही बार शादी होगी भाई, और अगले 7 जन्मों तक मैं इसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप आराम से शादी करवाओ, कौन सा बार बार होनी है। रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, बकवास मत करो। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम लड़ने से ज्यादा शादी पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, टाइम पर पहुंच भी पाएंगे। रुद्रिका इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और दोनों फेरे लेने लगे। रुद्रिका काफी जल्दी और लगभग भागते हुए फेरे ले रही थी। बेचारा निर्णय उसे जितनी कोशिश करता रोकने की और आराम से सब कुछ करने की, वह उतनी ही हड़बड़ी और जल्दबाजी दिखा रही थी। इधर वेदाक्षी की हालत रुद्रिका के बिल्कुल उलट थी। वह चाहती थी कि यह सारी रस्में बेहद धीरे धीरे हो, ताकि रुद्रिका टाइम से आ पाए। मान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह आराम से फेरे ले रहा था। वही वेदाक्षी मन ही मन रुद्रिका के आने की दुआ कर रही थी। दोनों तरफ फेरे हो रहे थे, एक भागकर फेरे लेने में लगी थी और दूसरी धीरे धीरे। सिया की नज़र राम पर गई और उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह आंखों में नमी किस लिए है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी राजकुमारी की शादी हो रही है। राम ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, खुश तो हूँ, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि वह मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। सिया ने धीरे से कहा, मैं समझ रही हूँ राम, लेकिन तुम्हें पता है यह एक दिन होना ही है, और तुम्हें खुश होना चाहिए कि इतने अच्छे घर परिवार में हमारी बच्ची जा रही है। राम ने हल्के से मुस्कुराकर पलकें झपकाई।
तभी अचानक सिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये वेदू कहाँ है? मैंने उसे काफी देर से नहीं देखा। राम का भी ध्यान अब उस तरफ गया और वह भी इधर उधर वेदाक्षी को ढूंढने लगा। लेकिन तभी सिया ने खुद से ही कहा, अरे शायद यही कहीं गई होगी। वैसे भी यहाँ से वह कहाँ ही जाएगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। उद्धरण चिन्ह। राम को भी यही लगा। इधर पंडित जी ने फेरे पूरे होने के बाद एक बार फिर दूल्हा दुल्हन को चौकी पर बैठा लिया था और इधर दूसरी तरफ मंदिर में निर्णय और रुद्रिका के फेर हो चुके थे। निर्णय ने रुद्रिका को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। एक पल को रुद्रिका की आंखों में नमी आ गई और वह इमोशनल हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसे जल्दी से घर जाकर उस दूसरी शादी को रोकना है। उसने निर्णय को देखा और जल्दी से उसे उठाते हुए बोली, जल्दी चलो, घर चलते हैं। कहीं वेदाक्षी की शादी हो गई तो? मैंने उसे कितना मना कर वहां छोड़ा है। पंडित जी ने उन दोनों को देखा और बोले, पहले आशीर्वाद तो ले लो भाई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अगले ही पल रुद्रिका ने निर्णय का हाथ पकड़ जल्दी से चलते हुए कहा, जल्दी चलो निर्णय, मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैंने वेदाक्षी से वादा किया है। निर्णय उसे ही देख रहा था। ये लड़की सच में कितनी जल्दबाजी कर रही थी, लेकिन वह भी जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए उसने कुछ भी कहा नहीं। दोनों जाकर जल्दी से कार में बैठे और निर्णय ने कार स्टार्ट कर दी। निर्णय ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे क्या ट्रेजेडी भरी शादी है हमारी, याद रहेगी हमें। बच्चों को सुनाने के लिए कम से कम एक मस्त सी स्टोरी तो है हमारे पास। रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, किसका बच्चा, कौन सा बच्चा और कहाँ से आया, ये तो बताओ, कुछ भी बोले जा रहे हो। निर्णय ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर उसके हाथ को पकड़ अपने होठों से चूम कर कहा, हमारा बच्चा, मेरी जान। शादी हुई है हमारी तो आज नहीं तो कल बच्चे भी होंगे, और मैं तो हमारे बच्चों को हमारी एपिक और सॉलिड लव स्टोरी जरूर सुनने वाला हूँ। रुद्रिका ने झल्लाकर अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, इस वक्त मेरा दिमाग मत खराब करो निर्णय, मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी चलो। रुद्रिका के चेहरे का एक्सप्रेशन से लग रहा था कि सच में वह झल्ला चुकी है और उसे काफी गुस्सा आ रहा है। निर्णय ने अब उसे नहीं छेड़ा और कार की स्पीड बढ़ा दी। रुद्रिका ने अपने फिंगर क्रॉस करते हुए कहा, अब बस टाइम पर पहुंच जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। निर्णय के चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे वह किसी अजीब से उलझन में हो। वह जानता था घर जाने के बाद बखेड़ा होना है, लेकिन घर जाना भी तो जरूरी ही था। इधर दूसरी तरफ मान ने वेदाक्षी को मंगलसूत्र पहनाया कि अचानक ही वेदाक्षी ने मान के कुर्ते की बाजू को कस के मुट्ठी में पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, भगवान बचा लो, दी कहाँ रह गई। इस मोमेंट तक आते आते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इधर अचानक निर्णय की कार बंद पड़ गई। वह बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, अब इस कार को क्या हो गया। निर्णय ने उसे एक जवाब दिया और बोला, मुझे भी नहीं पता, स्टार्ट नहीं हो रही। रुद्रिका जल्दी से कार से उतरी और टैक्सी देखने लगी। उसने एक ऑटो वाले को रोका और उसे देख बोली, शेखावत मेंशन जाना है। ऑटो वाले ने ना कहा कि अचानक की रुद्रिका ने गुस्से में उसके कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम कैसे नहीं लेकर जाओगे, मुझे शेखावत मेंशन जाना है, मतलब जाना है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें। जब कहीं लेकर ही नहीं जाना है तो इस खटारा को लेकर क्यों घूम रहे हो। बेचारा ऑटो वाला डर गया था। निर्णय ने रुद्रिका को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कर रही हो, आराम से बात करो। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, तो इसे बोलो ना मुझे लेकर जाए। वह अब भी काफी तेज और कुछ गुस्से में बोल रही थी। उस ऑटो वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बैठो देवी, गुस्सा मत करो, मुझे डर लगता है भाई औरतों से। वह दोनों बैठे और ऑटो शेखावत मेंशन की तरफ बढ़ गया। इधर मान ने वेदाक्षी की मांग में सिंदूर भरा और पंडित जी ने उसी पल कहा, विवाह संपन्न हुआ। सबने एक साथ तालियां बजाई कि तभी रुद्रिका और निर्णय की एंट्री हुई। रुद्रिका ने जो पंडित जी की कही बात सुनी तो हैरान परेशान सी अपनी जगह जम सी गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वेदाक्षी ने उसे जब देखा तो मन ही मन बोली, आप पहले क्यों नहीं आई दी। सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन तभी अचानक सिया की नज़र उस तरफ गई और उसने राम का हाथ पकड़ खींचा। राम ने सिया की तरफ देखा और फिर उसके नज़रों का पीछा किया तो नज़र जयमाला पहने हुए रुद्रिका और निर्णय पर गई। उसने हैरानी से कहा, रुद्रा। एपिसोड 2 ओझाई हुई वेदाक्षी। मान ने वेदाक्षी की मांग में सिंदूर भरा और पंडित जी ने उसी पल कहा, विवाह संपन्न हुआ।
सबने एक साथ तालियां बजाई कि तभी रुद्रिका और निर्णय की एंट्री हुई। रुद्रिका ने जो पंडित जी की कही बात सुनी तो हैरान परेशान सी अपनी जगह जम सी गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वेदाक्षी ने उसे जब देखा तो मन ही मन बोली, आप पहले क्यों नहीं आई दी? सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन तभी अचानक सिया की नज़र उस तरफ गई और उसने राम का हाथ पकड़ खींचा। राम ने सिया की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रों का पीछा किया तो नज़र जयमाला पहने हुए रुद्रिका और निर्णय पर गई। उसने हैरानी से कहा, रुद्रा। रुद्रिका भी घबराई हुई सी सब और देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। जिस शादी को रोकने के लिए उसने इतनी जद्दोजहद की, वो उस शादी को रोक ही नहीं पाई। तभी सिया ने कहा, रुद्रा यहाँ है तो मंडप में। ये कहते कहते वो चुप हो गई और उसकी नज़र मंडप में खड़े मान और वेदाक्षी पर गई। राम की नज़रें भी मंडप की तरफ उठ गई। आखिर हो क्या रहा था? मंडप में कौन था? तभी निर्णय के माता पिता और मान की नज़रें भी उन दोनों पर गई और वो लोग भी सब शॉक्ड हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा था। रुद्रा की शादी तो मान से होने वाली थी ना, और अगर रुद्रा यहाँ थी तो फिर मंडप में उसकी जगह कौन था? मान हैरान होकर अपने पास खड़ी वेदाक्षी को देखने लगा, जिसने अभी भी अपना घूंघट लिया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मन ही मन बहुत घबरा रही थी। आखिर यह सब क्या हो गया था? राम को भी अब गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, सिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। राम ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो सिया ने धीरे से कहा, यहाँ हर तरफ मेहमान है, अभी शांत रहो। उसके कहने पर राम ने एक नज़र चारों ओर देखा और फिर गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वो तुरंत रुद्रा की तरफ बढ़ा और उसने आकर रुद्रा का हाथ पकड़ लिया। रुद्रा ने जब उसे ऐसे गुस्से में देखा तो घबरा गई। राम जबरदस्ती उसे अपने साथ वहां से ले जाने लगा। उसे ऐसे देखकर निर्णय और सिया दोनों जल्दी से उसके पीछे गए और उनके ही निर्णय के माता पिता गिरिजा जी और आलोक जी भी आए। मान भी उस ओर बढ़ा कि तभी रुक गया, क्योंकि वेदाक्षी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे खड़ा देखकर मान ने धीरे से कहा, चलो। वेदाक्षी अपने होश में वापस आई और चुपचाप उसके साथ चली दी। जल्द ही वो सब बाहर गार्डन में खड़े थे। सब काफी हैरान थे। सिया ने सबसे पहले आकर वेदाक्षी का घूंघट हटाया और जब सबकी नजरें वेदाक्षी पर गई तो सभी हैरान हो गए। वेदाक्षी की आंखों से आंसू बहाकर उसके गाल पर आ गए थे और उसने अपनी नजरें झुका ली। वहीं मान भी उसे वहां देखकर हैरान लग रहा था। सिया ने हैरान होकर कहा, वेदू तुम। वो इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए और वही राम का गुस्सा फट पड़ा। उसकी बेटी ने सच में आज ऐसी हरकत कर दी थी जो वो सोच भी नहीं सकता था। उसने घूरकर निर्णय और रुद्रा देखा और जाकर एक जोरदार थप्पड़ निर्णय के गाल पर जड़ दिया। जैसे ही निर्णय को थप्पड़ पड़ा, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही वेदाक्षी ने झट से अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, कहीं अगला थप्पड़ मुझे तो नहीं पड़ने वाला ना। इधर रुद्रिका ने जल्दी से राम को रोकते हुए कहा, पापा, यह आप क्या कर रहे हो? लेकिन वो इसके आगे कुछ कहती कि निर्णय ने उसका हाथ पकड़ उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। निर्णय ने राम को देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, ससुर जी, आप जान से तो मुझे मार नहीं सकते। आखिर आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी होते ही वो विधवा हो जाए। आप चाहे तो मेरे दूसरे गाल पर भी थप्पड़ लगा सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी पीछे से गिरिजा जी ने कहा, तुम सच में पागल हो चुके हो क्या निर्णय? अरे रुद्रिका की शादी तुम्हारे भाई से होने वाली थी और तुम लोग ये कांड करके आए हो। निर्णय ने उस तरफ देखा जहां उसकी मां खड़ी थी। असल में निर्णय और मान चचेरे भाई थे और निर्णय की मां मान की चाची थी, जो कि इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रही थी। उन्हें गुस्से में देखकर निर्णय ने मन ही मन कहा, बेटा निर्णय, तू सबसे निपट लेगा, लेकिन अपनी मां को कैसे समझाए और कर भाग कर शादी अब तो तू गया। उद्धरण चिन्ह। उसने बेबस होकर अपने भाई मान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन निर्णय तो उसकी आंखें भी पहचानता था। निर्णय ने रिक्वेस्टिंग सा फेस बनाकर अपने भाई को देखा और उससे मदद मांगी। मान ने उसे घूरा तो निर्णय ने और भी छोटा सा मुंह बना लिया। मान ने एक गहरी सांस भरी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बेचारा मान भी क्या करता। ये लड़का उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। उन दोनों की एज में ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों में सिर्फ 1 या 1.5 महीने का फर्क था। मान उससे बड़ा था और उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ा रहता था। अभी भी उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इस वक्त उसे निर्णय को इस सिचुएशन से निकालना था।
अब जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। मान ने गिरिजा जी को देख कहा, चाची माँ अभी यहाँ तमाशा नहीं करते हैं, घर चलकर बात करते हैं, वैसे भी शादी तो हो चुकी है ना। ये सुनकर राम ने मान की तरफ देखा और बोला, अरे ऐसे कैसे शादी हो गई? तुमने जिससे शादी की वह मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की, और इस वक्त अध्याय यहाँ पर है भी नहीं और उसकी बेटी की शादी हो गई। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? ये कहते हुए राम ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे सच में लग रहा था कि उसका बीपी हाई हो रहा है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या क्या करे। ये कैसी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। तभी मान ने अपने चाचा आलोक जी को देखा और उन्हें इशारा किया। उसके चाचा ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अभी के लिए जो हो गया उसे यही रोकते हैं और घर चलकर बात करते हैं। गिरिजा जी, आप भी पहले घर चलिए और दोनों बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। गिरिजा जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने पलके झपकाकर अपनी बात मानने का इशारा किया। इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाए। वहीं उनकी दोनों बहू वाली बात सुनकर तो राम और सिया भी हैरान थे। वो कुछ कहते कि तभी वेदाक्षी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं दी के कहने पर मंडप में। वह कहते कहते रुक गई और उसकी आंखों से आंसू बहाए। सब वेदाक्षी को देखने लगे। सिया ने जब उसे ऐसे देखा तो उसके पास जाकर प्यार से कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती थी ना सब। तभी निर्णय ने तुरंत वेदाक्षी की साइड लेते हुए कहा, माँ उसकी गलती नहीं है। असल बात तो यह है कि मैं और रुद्रिका हमेशा से दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों रिलेशन में थे और ऐसे में अगर उसकी शादी भाई से हो जाती तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी ठीक होता। इस बात पर गिरिजा जी ने गुस्से में कहा, तो तुम हमें बता नहीं सकते थे क्या? जिस दिन पता चला था उसे दिन क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी? बोला नहीं जा रहा था तुमसे? मान तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। हम सब ने उसे फोर्स किया तब जाकर वह माना है और तुमने सब कर दिया। उद्धरण चिन्ह। निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, वो हम दोनों का झगड़ा हो गया था और फिर उसी गुस्से में रुद्रा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं भी गुस्से में था, लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत हुआ तो हमने ये सब शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर कोई रास्ता नहीं था और इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। उसकी इस बात को सुनकर सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। राम का मन अभी इन दोनों को एक और थप्पड़ लगाने का कर रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। उसने सबकी ओर देखा और कहा, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की है कि मैं माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन अभी जो हुआ है उसे भी नहीं बदल सकते। मैं रुद्रा की विदाई करने को तैयार हूँ, लेकिन वेदाक्षी कहीं नहीं जाएगी। यह शादी जिस तरह से हुई है वो सही नहीं था, इसलिए हम वेदाक्षी की विदाई नहीं करेंगे। राम की बात पर सिया ने भी हामी भरते हुए कहा, जी बिल्कुल, वेदाक्षी भी हमारी बेटी जैसी है, लेकिन उसके माता पिता अभी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। राम और सिया की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी मान ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन जो भी हुआ हो, मेरी शादी वेदाक्षी से हो चुकी है और मेरी एक रेप्यूटेशन है। आप लोग क्या चाहते हैं बाहर यह बात आग की तरह फैल जाए? सॉरी टू से, लेकिन मैं अपनी पत्नी को साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मान के इस तरह बोलने से हर कोई हैरान था। राम इस वक्त इस वजह से परेशान था कि अध्याय को क्या बताएगा। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी की शादी हो गई और किसी को पता ही नहीं लगा, लेकिन मान भी अपनी जगह सही था। वही वेदाक्षी भी उसकी बात सुनकर हैरान थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अब उसे घबराहट होने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या किया जाए। राम और सिया ने मान को समझाने की कोशिश की तो उसने भी साफ साफ अपनी बात कह दी। ऐसे में किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी निर्णय ने कहा, क्यों ना हम वेदाक्षी से ही पूछ ले वो क्या चाहती है। आखिर लाइफ उसकी है तो डिसीजन भी उसे ही लेना चाहिए ना। यहाँ हम सब अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन किसी ने उससे तो पूछा ही नहीं। इस बार निर्णय की बात सभी को सही लगी और सब वेदाक्षी को देखने लगे, जो कब से चुपचाप खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। तभी गिरिजा जी ने कहा, वेदाक्षी बेटा, हम तुम्हें सोचने का टाइम दे रहे हैं। तुम आराम से सोच समझकर कोई भी फैसला लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सभी को अपने साथ बाहर चलने को कहा और वेदाक्षी को वहीं थोड़ी देर के लिए सबने अकेला छोड़ दिया। एपिसोड 3 सुहागरात पर ध्यान देते हैं। पिछले चैप्टर में कुछ चेंजमेंट किए हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तभी निर्णय ने कहा, क्यों ना हम वेदाक्षी से ही पूछ ले वो क्या चाहती है। आखिर लाइफ उसकी है तो डिसीजन भी उसे ही लेना चाहिए ना।
यहाँ हम सब अपनी बात कह रहे हैं लेकिन किसी ने उससे तो पूछा ही नहीं। इस बार निर्णय की बात सभी को सही लगी और सब वेदाक्षी को देखने लगे, जो कब से चुपचाप खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। तभी गिरिजा जी ने कहा, वेदाक्षी बेटा, हम तुम्हें सोचने का टाइम दे रहे हैं। तुम आराम से सोच समझकर कोई भी फैसला लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सभी को अपने साथ बाहर चलने को कहा और वेदाक्षी को वहीं थोड़ी देर के लिए सबने अकेला छोड़ दिया। वेदाक्षी हैरान परेशान सी वहीं खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। तभी अचानक पीछे से रुद्रिका छुपते छुपाते वापस आई। रुद्रिका ने वेदाक्षी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वेदाक्षी उसके पीछे खींची से चली जा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। मान जानता था उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन रिश्ते यूं ही तो नहीं बन जाते और यूं ही तोड़े भी नहीं जाते, और ये तो शादी का रिश्ता था। मान अपने हर रिश्ते को लेकर हमेशा लॉयल और रिस्पॉन्सिबल रहा था, और इस बार भी वह इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता था। रुद्रिका ने वेदाक्षी को कमरे में लाकर छोड़ा और दरवाजा बंद करते हुए उसे देखकर कहा, वेदू, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ। मैं पूरी तरह से गलत थी। मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाए, मुझे लगा था सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। वेदाक्षी ने रोते हुए कहा, आप नहीं आए, आपने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। आपके भरोसे वहां बैठी थी, मेरी शादी हो गई। आप जानते हो ना, मैं वेदांत से प्यार करती हूँ। वेदांत का नाम सुनकर अचानक ही रुद्रिका ने मन ही मन कहा, मान अच्छा लड़का है, कम से कम मुझे उस वेदांत से तो ठीक ही लगता है। कुछ भी करके वेदाक्षी को राजी करना होगा। ये सोचते हुए उसने वेदाक्षी को देखा और उसके चेहरे को थाम कर प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अभी के लिए घर चल, तमाशा नहीं करते। दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल है। हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ना इस चीज का। वैसे भी मान बहुत समझदार है, वह हर बात समझ लेगा। हालांकि वेदाक्षी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन रुद्रिका की दलीलों के आगे उसे मनाना पड़ा और वह राजावत मेंशन जाने के लिए रेडी हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों की विदाई कर दी गई। इस वक्त हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। राम और सिया इस बात से परेशान थे कि अध्याय और तनिष्ठा को कैसे और क्या एक्सप्लेन देंगे। उनकी गैर हाजिरी में उनकी बेटी की शादी हो गई, और दूसरी बात उस लड़के से हो गई जिससे रुद्रिका की शादी होने वाली थी। निर्णय के मन में चल रहा था कि पता नहीं उसकी माँ उसके साथ क्या करेगी। हालांकि उसे पता था कि रुद्रिका को हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसका क्या होगा ये भी वह अच्छे से जानता था। रुद्रिका चाहती थी कि वेदाक्षी इस रिश्ते को एक मौका दे। वह अपनी बहन को बस खुश देखना चाहती थी, और अब जब शादी हो चुकी थी तो वह चाहती थी कि एक बार वेदाक्षी पूरे दिल से इस रिश्ते को अपना ले। वही मान के दिमाग में और दिल में सिर्फ ये चल रहा था कि उसे आगे सब कुछ कैसे हैंडल करना है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वह अच्छा से जानता था कि यह लड़की बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर है। इसे संभालना उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला था, और ऊपर से वह भी तब वेदाक्षी की शादी बिना उसकी मर्जी के हुई थी, वह भी गलती से। वही वेदाक्षी के दिमाग में ये चल रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। जाहिर था वह अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और उसने अपनी जिंदगी को लेकर काफी लंबी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अचानक ही उसकी जिंदगी ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया, जिसे सब कुछ बदल दिया था। जल्दी ही वह सब घर पहुंचे। गिरिजा जी सामने पूजा की थाल लिए उनके स्वागत में खड़ी थी। उन्होंने दोनों जोड़ों की आरती उतारी और तिलक करके दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। जैसे ही रुद्रिका और वेदाक्षी घर में एंटर हुई, उनके जस्ट बाद में मान अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही निर्णय अंदर आने को हुआ, सब लोग उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। बेचारा निर्णय हड़बड़ाकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। उसकी माँ तो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसकी पिटाई कर देगी। निर्णय ने मन ही मन कहा, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की निर्णय, और कर भाग कर शादी। तेरी माँ तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, और मुझे नहीं लगता कि ये मान का बच्चा मुझे बचाएगा। लेकिन इस वक्त किसी ने भी निर्णय से कुछ नहीं कहा, और थोड़ी देर बाद वह भी उन सबके साथ अंदर आ गया। निर्णय जानता था अभी सब कुछ शांत है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। लेकिन फिलहाल वह ये चाहता था कि उसे यह रात सुकून से मिल जाए, ताकि वह अपनी जिंदगी अच्छे से समझकर शुरू कर पाए। वही मान भी इस बात से बेखबर तो नहीं था कि कल क्या होने वाला था। सब लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। मान अपने स्टडी में चला गया। वह कुछ देर शांति से सब कुछ एनालाइज करना चाहता था। इधर रुद्रिका का जब निर्णय के साथ कमरे में आए तो कमरे को देख एक पल को उसके कदम रुक गए और वह बस खूबसूरती से सजे हुए कैमरे को ही देखने लगी।
रुद्रिका वहां जम चुकी थी, लेकिन निर्णय बेचारा परेशान था। रुद्रिका ने उसे देखा जो परेशान नजर आ रहा था, और रूम में आने के बाद से ही वो रूम में चक्कर लगा रहा था, और रुद्रिका उसे अजीब तरीके से देख रही थी। रुद्रिका ने मुंह बनाया और बेड पर जाकर बैठते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। निर्णय ने घबराहट के मारे कहा, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? इस वक्त मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, ना जाने कल क्या होगा मेरा। रुद्रिका ने पलकें झपकाते हुए उसे देखा और बोली, ओह, तो तुम्हें टेंशन हो रही है। लेकिन टेंशन तो माइंड में होती है, जिसके लिए आदमी शांति से बैठकर सल्यूशन ढूंढता है। तुम्हारी तरह लेफ्ट राइट नहीं करता। कन्ही ऐसा तो नहीं, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है इसलिए तुम इतना चल रहे हो। जो निर्णय अब तक चहलकदमी कर रहा था, वो ये सुनते ही रुक गया और घूरकर उसे देखने लगा। रुद्रिका ने उसे देखा और आईब्रोज चढ़ाकर एक बार फिर उसे चिढ़ा दिया। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, बताऊं मैं तुम्हें अभी कि मेरा दिमाग किन्हा है और किन्हा नहीं है। ये कहते हुए वो रुद्रिका की तरफ बढ़ने लगा। रुद्रिका को जैसे ही एहसास हुआ, वो तुरंत बेड पर चढ़कर खड़ी हो गई। ये देखते ही निर्णय ने तुरंत कहा, बेड से नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। रुद्रिका ने जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, तुम रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें तो। ये कहते हुए वो भी बेड पर चढ़ गया और उसे ऊपर आते देख रुद्रिका नीचे उतरकर दौड़ पड़ी। निर्णय अब उसके पीछे था। रुद्रिका भागते हुए भी उसे चिढ़ा रही थी। वो बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अचानक ही वो अपने लहंगे में उलझी और गिरने को हुई कि निर्णय ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इस चक्कर में दोनों ही बेड पर गिर पड़े। निर्णय रुद्रिका को कमर से थामे हुए था। दोनों की नजरें एक पल को एक दूसरे पर ठहर सी गई। वह दोनों भूल चुके थे कि अभी कुछ देर पहले वह बच्चों की तरह एक दूसरे से चिढ़ा रहे थे और पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। निर्णय ने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से रुद्रिका के चेहरे पर रखा और उसका माथा चूम लिया। रुद्रिका हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उसके मन में ये चल रहा था कि यह आदमी जो अभी कुछ देर पहले कमरे में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था, अब एकदम शांत हो चुका था। निर्णय ने उसके मन की बात समझते हुए कहा, छोड़ो यार, क्या फायदा है अभी टेंशन के मारे है जान देने का। जो होना है वह सुबह पता चल ही जाएगा। इस वक्त तो हमें सिर्फ अपनी सुहागरात पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बात सुनकर रुद्रिका आंखें फाड़े उसे देखने लगी। यह आदमी सच में अजीब ही था। वह अभी कुछ कहती कि उससे पहले ही निर्णय ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। रुद्रिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुद पर खुद बंद हो गई। निर्णय ने एक हाथ से रुद्रिका के सर पर पड़ी चुनरी को हटाते हुए साइड में फेंका और एक एक कर अब उसके सारे गाने उतारने लगा। जिस हिस्से से रुद्रिका के जेवर उतरते उस हिस्से पर निर्णय अपने होंठ रख देता। रुद्रिका उसकी हरकतों से सहने लगी थी और वह खुद में ही सिमटे जा रही थी। आखिर में हार कर वो उठ खड़ी हुई और कबोर्ड की तरह बढ़ गई। लेकिन तभी अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि निर्णय जे उसके ब्लाउज की डोरियों को पकड़ रखा था और उसने अचानक से उसके ब्लाउज की डोरी को पकड़ के खींचा और ब्लाउज की सारी डोरियों खुल गई। वह हैरान परेशान सी अपनी जगह जम सी गई। निर्णय ने मुस्कुराते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन को चुमा और धीरे से कहा, भागना बंद करो। एक दूसरे का साथ पाने के लिए भागकर शादी कर ली और तुम अभी भी मुझसे भाग रही हो। रुद्रिका के कानों में जैसे ही निर्णय की वह धीमी और मधोशी भरी आवाज पड़ी तो उसका कंट्रोल भी छूटने लगा। वह पीछे पलटी और तुरंत उसके सीने से लग गई। निर्णय ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, हम सब कुछ संभाल लेंगे साथ मिलकर। ये कहते हुए उसने अगले ही पल रुद्रिका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने धीरे से रुद्रिका को बेड पर छोड़ा और रुद्रिका जल्दी से पलटकर घूम गई। निर्णय उसके पास आया और धीरे से उसकी पीठ को चूम लिया। रुद्रिका ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठियों को बेडशीट पर कस दिया। निर्णय के होठ उसकी कमर और पीठ पर चल रहे थे। बेचैनी इतनी बड़ी कि रुद्रिका ने पलटकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पलटते ही एक बार फिर दोनों के होठ मिल चुके थे। निर्णय के हाथ बेलगाम होकर अब रुद्रिका के शरीर पर घूम रहे थे। इसी बीच निर्णय ने अपना कुर्ता निकाल कर फेंक दिया और एक बार फिर रुद्रिका को प्यार करने लगा। उसके होंठ अब भी रुद्रिका के होठों पर थे। जब रुद्रिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है तो रुद्रिका ने अपने हाथों को उसके सीने पर रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन निर्णय ने उसके हाथों को पकड़ उसके सिर के इर्द गिर्द बेड पर दबा दिया। रुद्रिका को सच में अब सांस नहीं आ रही थी। वह उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी थी कि तभी निर्णय ने उसे छोड़ दिया और रुद्रिका ने गहरी सांस ली। उसने घूरकर निर्णय को देखा,
लेकिन अभी वो कुछ कहती या उसे खुद से दूर करने की कोशिश भी करती कि निर्णय ने झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसके गर्दन, कंधे और गले पर वेट किसेच करने लगा। एक बार फिर रुद्रिका के सांसें उसका साथ देना छोड़ चुकी थी। निर्णय के होठ रुद्रिका के नाजुक शरीर पर घूम रहे थे। दोनों ही अब एक दूसरे के लिए हद से ज्यादा बेचैन हो चुके थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों एक दूसरे में होते चले गए। उस कमरे में उन दोनों की दिलों की धड़कनों का शोर गूंज रहा था और गूंज रही थी साथ में रुद्रिका की मीठी सिसकियां। एपिसोड 4 में कोई नॉवेल का हीरो नहीं जो हीरोइन के लिए सोफे पर सोए। निर्णय ने उसके हाथों को पकड़ उसके सिर के इर्द गिर्द बेड पर दबा दिया। रुद्रिका को सच में अब सांस नहीं आ रही थी। वह उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी थी कि तभी निर्णय ने उसे छोड़ दिया और रुद्रिका ने गहरी सांस ली। उसने घूरकर निर्णय को देखा, लेकिन अभी वह कुछ कहती या उसे खुद से दूर करने की कोशिश भी करती कि निर्णय ने झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसके गर्दन, कंधे और गले पर वेट किसेच करने लगा। एक बार फिर रुद्रिका की सांसें उसका साथ देना छोड़ चुकी थी। निर्णय के होठ रुद्रिका के नाजुक शरीर पर घूम रहे थे। दोनों ही अब एक दूसरे के लिए हद से ज्यादा बेचैन हो चुके थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों एक दूसरे में होते चले गए। उस कमरे में उन दोनों की दिलों की धड़कनों का शोर गूंज रहा था और गूंज रही थी साथ में रुद्रिका की मीठी सिसकियां। वहीं इधर मान ने टाइम देखा तो लगभग 12:30 होने को आए थे। उसने अब अपने रूम में जाने का सोचा और उठ खड़ा हुआ। मान का स्टडी रूम उसके रूम से अटैच था। मान ने जाकर दरवाजा खोला और रूम में आ गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वेदाक्षी अब भी जाग रही थी और बेड पर बैठी थी। लेकिन जब दरवाजे की आवाज आई तो वेदाक्षी का ध्यान मान पर चला गया। वो अपने कुर्ते के बटन्स खोल रहा था। एक पल को वेदाक्षी घबरा गई। मान जब बैग की तरफ बढ़ा तो उसकी नज़र वेदाक्षी पर गई। उसने बस एक नज़र वेदाक्षी को देखा और फिर अपनी नज़रें उससे हटा ली। वेदाक्षी उसे ही देख रही थी। मान के कदम अब कबर्ड की तरफ बढ़ गए। तभी वेदाक्षी ने कहा, आप यहीं सोने वाले हो। उसकी आवाज ने मान के कदमों को रोक दिया। मान ने पीछे मुड़कर उसे देखा और बोला, यह मेरा कमरा है, वह मेरा बेड है, तो मैं और कहाँ जाकर सोऊंगा। उसकी आवाज काफी शांत और सधी हुई थी। वेदाक्षी अजीब तरह से उसे देखने लगी। वह कहना क्या चाहता था। मान ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा, आराम से सोच लो, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ सो सकती हो। शादी की है ना तुमने मुझसे, तो अब ये कमरा तुम्हारा भी हुआ, बराबर हक है तुम्हारा। ये कहकर वह बाथरूम में चला गया। वेदाक्षी हैरान सी काफी देर तक बाथरूम के दरवाजे को घूरती रही। उसने मुंह बनाकर कहा, इस आदमी का मतलब क्या है? मैंने शादी की है, मुझे कौन सा शौक था शादी करने का। वह तो सिचुएशन ही ऐसी बनी कि मुझे मंडप में बैठना पड़ा, वरना किसे जल्दी थी शादी करने की? मुझे तो बिल्कुल नहीं थी, और इस सदू आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। जब से देखा है मुंह बनाकर घूम रहा है। ये बोलकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया, लेकिन वह अब भी बेड पर ही बैठी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और आगे उसे क्या करना है। उसने मन ही मन कहा, वेदांत से मिलना होगा। इतने दिनों से उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ है। वह अभी सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मान बाहर आया। उसने लोअर और वेस्ट पहन रखी थी। उस वेस्ट में उसकी कसी हुई मस्कुलर बॉडी और बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे। वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मान जानता था कि वह उसे ही देख रही है। वह वेदाक्षी की हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। वह चलकर उसके पास गया और उसने अचानक ही जाकर वेदाक्षी को अपनी बाहों में उठा लिया। हड़बड़ाकर वेदाक्षी के मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई और उसने जल्दी से अपने हाथ मान के गले में लपेट दिए। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया है? असल बात तो यह थी कि वह मान के एक्शन से घबरा गई थी। एक तो रूम का जो हुलिया था, वह देखकर वो पहले ही घबराई हुई थी, और दूसरा मान की यह हरकत उसे डराने के लिए काफी थी। मान ने वेदाक्षी को ले जाकर सोफे पर बैठाया और आराम से बोला, यहाँ बैठकर जितना सोचना है सोच लो। मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस में जाना है। तुम यहाँ बैठो और सोचती रहो कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ सोना है, क्योंकि मैं तो अपने बेड को नहीं छोड़ने वाला, और इस सोफे पर मैं फिट नहीं होऊंगा, और मैं कोई किसी डार्क नॉवेल का हीरो भी नहीं हूँ जो हीरोइन के लिए कॉम्प्रोमाइज करके सोफे पर सो जाए। ये बोल वह जाकर बेड पर लेट गया। उसने लैंप बंद करने से पहले वेदाक्षी को देखा, जो उसे हैरानी से देख रही थी। मान ने सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, दूसरी साइड अभी भी जगह खाली है, चाहे तो यहाँ जाकर आराम से सो सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा।
वेदाक्षी ने बदबदाते हुए कहा, दुष्ट निरुस प्राणी, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। ये बोल उसने मुंह बनाया। मान ने उसके हरकतों को समझते हुए जवाब देते हुए कहा, मन ही मन कोसना हो गया हो तो कपड़े चेंज करो और आकर सो जाओ। मुझे पता है कि मेरी लिमिट कितनी है, टेंशन मत लो, परेशान नहीं करूंगा। ये बोल उसने बेड के सेंटर में एक पिलो रख दिया। ये देखकर वेदाक्षी और ज्यादा हैरान हो गई। यह आदमी आखिर उससे चाह क्या रहा था। लेकिन अगले ही पल वेदाक्षी ने खुद से ही कहा, चलो अच्छा है, कम से कम ये मुझे समझ तो रहा है। वह जल्दी से उठी और अपने गहने निकालने लगी। उसने अपने बाल खोले और फिर अपना नेकलेस उतारने की कोशिश करने लगी। लेकिन वह जितना उसे उतारने की कोशिश करती, वह उतना ही ज्यादा उसके बालों में उलझता चला जाता। थक हार कर वह वही मुंह बनाकर बैठ गई। मान जो सोने की कोशिश में था वह पहले ही अपनी नींद खो चुका था। वजह थी वेदाक्षी की चूड़ियों की वह आवाज जो उसे सोने नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक से कमरे में शांति पसर गई, तो उसने पलटकर वेदाक्षी की तरफ देखा, जो मुंह लटकाए वहां बैठी थी। मान ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, सोना नहीं है? पूरी रात क्या जागरण करने वाली हो तुम? आकर सो जाओ, आधी रात होने को आए है। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मेरा नेकलेस मेरे बालों में उलझ गया है और निकल नहीं रहा। मेरे बाल टूट रहे हैं और दर्द कर रहे हैं। मान की नज़र उसके लंबे काले बालों पर पड़ी जो उसकी कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे, जो इस वक्त काफी उलझ चुके थे। उसने गहरी सांस ली और बेड से उठकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वेदाक्षी ने मिरर से मान को देखा तो मान ने धीरे से कहा, मैं कर दूं। वेदाक्षी ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मान ने उसके बालों को साइड किया और उसके बालों को नेकलेस की हुक से निकालते हुए नेकलेस खोल दिया। उसने नेकलेस को वेदाक्षी के हाथ में पकड़ाया और जाकर फिर से आराम से बेड पर लेट गया और बोला, अपनी चूड़ियां उतार दो और आराम से आकर सो जाओ। यार, इनकी आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, अक्ल नहीं है? अपनी शादी का चूड़ा उतार दूंगी तो सब लोग डांटेंगे। मान उसकी बात पर कुछ कह नहीं पाया। वह बस उसे देखता ही रह गया। उसने गहरी सांस ली और फिर से सोने को हुआ कि अचानक ही उसे अपनी चाची माँ की बात याद आई। वह उठा और उसने जाकर अलमारी खोली और उसमें से एक बॉक्स लेकर आया और उसे वेदाक्षी के आगे करके बोला, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, ये सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, वैसे भी यह शादी यूं ही हो गई। मान ने वह बॉक्स ड्रेसिंग पर रखते हुए बड़े आराम से कहा, जैसे भी हुई तो है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगी बेहतर होगा, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए। ये बोल उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर लेट गया। वेदाक्षी ने भी अपने कपड़े बदले और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। उसने मान को देखा और बोली, देखो, आप अपनी ही साइड रहना, मेरी साइड मत आना। मान ने उसे घूरते हुए कहा, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी साइड में रहो, मेरी साइड आने की कोशिश मत करना। वेदाक्षी अब चुपचाप लेट गई, लेकिन मान समझ नहीं पा रहा था। आज से पहले वह सुकून से अकेला इस रूम में सोता था, लेकिन आज कोई और उसके साथ उसके बेड पर मौजूद था और इस वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वही वेदाक्षी आराम से सो चुकी थी। शायद थकान और घबराहट इतनी थी कि उसे जल्दी नींद आ गई। मान की नज़र उस पर गई जो बड़े सुकून से सो रही थी और उसे देखकर न जाने क्यों मान के होठों पर अपने आप एक मुस्कान उतर आई। वह कुछ देर वो बस वेदाक्षी को देखता रहा और फिर न जाने कब उसे नींद आई। उसे इस बात का आइडिया भी नहीं लगा। सब सो चुके थे, लेकिन कोई था जो अभी जाग रहा था और वह था राम। टेंशन सिया को भी थी, लेकिन फिर भी थकान इतनी थी कि वो सो गई और उसे नींद भी आ गई। लेकिन राम की आंखों में नींद नहीं थी। शायद वो भी सुकून से सो जाता, लेकिन अध्याय और उसका रिश्ता जो था वह बियॉन्ड द लिमिट था। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे और इस बार राम की बेटी की गलती की वजह से अध्याय की बेटी पर बात बनाई थी और राम यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अभी यही समझने की कोशिश में लगा था कि अध्याय को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेगा। खैर, रात बीत गई और सुबह एक नया सवेरा लेकर आ चुकी थी। राजावत मैंशन, मान का कमरा। यूं तो मान हमेशा जल्दी उठता था, लेकिन आज न जाने क्यों वह थोड़ी देर तक सोता रहा। 7 बज चुके थे लेकिन वह अब तक सो रहा था। लेकिन अचानक ही वेदाक्षी की नींद कुछ कच्ची हो गई। उसने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाए और एक हाथ से अपनी आंखें मसलने लगी और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने सिर के नीचे अजीब सी हार्डनेस फील हो रही थी। यह उसका पिलो तो नहीं था,
उसने अपना हाथ बढ़ाकर ऊपर की तरफ रखा तो उसका हाथ सीधा मान के मुंह पर जाकर टिका। मान अचानक ही हड़बड़ाकर उठ गया। उसने आंखें खोलकर वेदाक्षी को देखा जो उसके सीने से चिपट कर सो रही थी। और यह नज़ारा देखकर वह सच में हैरान था। क्या ये वही लड़की थी जो कल रात सोने के लिए आनाकानी कर रही थी और आज उससे लिपटी हुई थी? वेदाक्षी का हाथ अब भी मान के गाल पर था और धीरे धीरे उसके गाल और पूरे चेहरे पर घूम रहा था। वह पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह किस पर लेटी हुई है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह मेरा टेडी तो नहीं है? वह तो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। वेदाक्षी की आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी और आधी खुली थी। मान ने जब उसके बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी और उसकी बात को समझा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने अचानक से उसकी कलाई पकड़ ली। वेदाक्षी एक बार फिर नींद में बड़बड़ाए, ये वह नहीं है। मेरा टेडी मेरा हाथ थोड़ी पड़ सकता है। तो फिर ये कौन है? यह मैं हूँ, कोई टेडी बियर नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ो और ठीक से सो जाओ। मान ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। मान की गहरी आवाज़ सुनते ही वेदाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए और वह अचानक की हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर मान को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वेदाक्षी ने धीरे से ऑकवर्ड होकर कहा, सॉरी, और वो उठकर बाथरूम में भाग गई। अभी कुछ पल पहले की वेदाक्षी की वह हरकतें मान को कुछ अजीब फील करवा गई थी। उसने गहरी सांस भरकर खुद से ही कहा, क्या लड़की है ये? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 5 वेदाक्षी की अजीबोगरीब हरकतें और मासूमियत। वेदाक्षी एक बार फिर नींद में बड़बड़ाए, ये वह नहीं है। मेरा टेडी मेरा हाथ थोड़ी पड़ सकता है। तो फिर ये कौन है? यह मैं हूँ, कोई टेडी बियर नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ो और ठीक से सो जाओ। मान ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। मान की गहरी आवाज़ सुनते ही वेदाक्षी के रोंगटे खड़े हो गए और वह अचानक की हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर मान को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वेदाक्षी ने धीरे से ऑकवर्ड होकर कहा, सॉरी, और वो उठकर बाथरूम में भाग गई। अभी कुछ पल पहले की वेदाक्षी की वह हरकतें मान को कुछ अजीब फील करवा गई थी। उसने गहरी सांस भरकर खुद से ही कहा, क्या लड़की है ये? उद्धरण चिन्ह। वही हालत तो वेदाक्षी की भी ऐसी ही थी। उसे अपनी ही हरकत पर शर्म आ रही थी। आखिर वो इस तरह से मान से चिपक कर कैसे सो सकती थी? लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया और नहाने का सोचा। और तभी उसे याद आया कि वो कपड़े नहीं लेकर आई। उसने अपना माथा पीट लिया। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी की बाथरूम से आवाज आई, सुनिए मिस्टर राजावत। मान ने उस तरफ देखा जहां से यह आवाज आ रही थी और वह हैरान था। वेदाक्षी ने अपना सिर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसमें से बाहर निकाल रखा था और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मान को बुला रही थी। मान के माथे पर कुछ बल पड़ गए। जब से वह इस लड़की से मिला था तब से यह इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही थी? वह ये समझ नहीं पा रहा था। मान ने उसे देखते हुए कहा, अब क्या हुआ? यह क्या तरीका है? या तो अंदर जाओ या बाहर निकलो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, मैं अपने कपड़े लेना भूल गई। कपड़े दे दो, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, नहा के ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ये कहते हुए वह बड़ी ही मासूमियत से मान को देख रही थी। मान ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, क्या हो गया है? तू ऐसा तो नहीं था, एक लड़की की मासूमियत के आगे पिघल रहा है। मान ने अपना सिर झटका और उठ खड़ा हुआ। उसने वह बैग देखा जिसमें वेदाक्षी के कपड़े थे। मान ने बैग उठाकर काउच पर रखा और उसे खोलकर उसके कपड़े देखने लगा। उसने कपड़ों को देखते हुए कहा, इसमें से क्या दूं और क्या ना दूं? क्या है ये सब? वेदाक्षी ने अपना सिर खुजाया और बोली, मुझे नहीं पता। रुद्रा दी ने पैक किए थे आते आते कपड़े, मैंने तो देख भी नहीं। मान ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने कबर्ड की तरह बढ़ गया। उसने अपना कबर्ड खोला और अपनी टी शर्ट निकालकर वेदाक्षी को पकड़ाते हुए बोला, तुम ये पहन लो। बाहर आकर तुम्हें जो भी पहनना है वह निकाल लेना और पहन लेना, क्योंकि तुम्हारे कपड़े मुझे समझ नहीं आने वाले। और जल्दी बाहर निकलो। वेदाक्षी ने अपने हाथ में पकड़ी उस टी शर्ट को देखा और फिर कंधे उचकाकर बोली, ठीक है। ये बोल उसने अपना सिर वापस अंदर कर लिया और नहाने चली गई। निर्णय का रूम। इधर रुद्रिका उठ चुकी थी। ये सुबह काफी खूबसूरत रही थी उसके लिए, लेकिन वह जानती थी अभी घर में कोहराम होना बाकी है। उसने उठकर निर्णय को जगाया और बोली, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैं नीचे जा रही हूँ। निर्णय ने अपनी आंखें खोली और रुद्रिका को देखा और देखता ही रह गया। उसने मैजेंटा पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी।
निर्णय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रिका उसकी बाहों में जा गिरी। उसकी हरकत पर उसने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या मजाक है निर्णय, सुबह सुबह? उठ जाओ, छोड़ो मुझे, मुझे नीचे जाना है। देखो 7 बजे चुके हैं। निर्णय ने उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कहा, मैं क्या करूं? तुम लग ही इतनी सुंदर रही हो। इस तरह से तुम मेरे सामने तैयार होकर आओगी तो भला किसका मन करेगा कि तुम्हें छोड़ दे। रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा तो निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, अच्छा ठीक है, छोड़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग किस। रुद्रिका ने जल्दी से उसके होठों पर एक पेक किया और बोली, जल्दी से छोड़ो मुझे। निर्णय ने भी अपनी बात रखते हुए उसे छोड़ दिया। रुद्रिका ठीक से खड़ी हुई और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, जल्दी से नहाकर नीचे आओ। तुम्हें पता है ना, सब लोग वेट कर रहे होंगे, हमारा प्रॉपर एक्सप्लेन देनी है हमें सबको। निर्णय को जब ये याद आया तो वह झट से उठ बैठा और बोला, यार क्या करूं मैं? रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, जो करना है तुम करो, मुझे क्या, मैं जा रही हूँ। ये बोल वह नीचे चली गई। निर्णय ने मुंह बनाया और उठकर नहाने चला गया। मान का रूम। इधर वेदाक्षी नहाकर आए और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला मान की नज़र ना चाहते हुए भी उसी तरफ चली गई। और उसकी नज़र जब वेदाक्षी पर गई तो अटक सी गई। वह सिर्फ मान की टी शर्ट में थी। कुछ देर मान उसे निहारता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है तो उसने अपना मथा पीटते हुए अपनी आंखें बंद करके कहा, इस लड़की को अकल नहीं है क्या? मैंने इसे टी शर्ट पकड़ाई तो सिर्फ टी शर्ट में बाहर आ गई, टॉवल नहीं लपेट सकती थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर जल्दी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। सच में ये लड़की काफी अजीब थी, जो मान जैसे इंसान को ऑकवर्ड फील करवा रहे थी। वेदाक्षी ने अपने कपड़े देखे और एक सूट निकाल कर पहन लिया। वैसे भी वह जानती थी साड़ी उसके बस का सौदा ही नहीं है। कपड़े बदलने के बाद वह जाकर ड्रेसिंग के सामने बैठ गई और तैयार होने लगी। तभी उसकी नज़र उस गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी जो मान उसके लिए लेकर आया था। ना चाहते हुए भी उसके हाथ उस तरफ बढ़ गए और उसने वह गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक जोड़ी पायल थी। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनने वाली। ये बोल उसने वह डब्बा वापस बंद किया और तैयार होकर रुद्रिका को ढूंढने चली गई। वह नीचे आई तो सब लोग नीचे ही थे। निर्णय और मान के अलावा घर के सब लोग यहाँ मौजूद थे। वेदाक्षी को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप जाकर रुद्रिका के पास खड़ी हो गई। गिरिजा जी ने उन दोनों को देखा और बोली, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, चूल्हा पूजन करके कुछ मीठा बना लो। वेदाक्षी ने सुना तो धीरे से बोली, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैंने तो आज तक सिर्फ मम्मा, पापा, चाची और दी के हाथ का बना खाना खाया है, कभी बनाया नहीं। उसकी बात सुनकर आलोक जी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसने जिस हिसाब से, जितनी मासूमियत से बात कही थी उसे देख गिरिजा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ चुकी थी। रुद्रिका ने हल्के से वेदाक्षी को कोहनी मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। वेदाक्षी छोटा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। रुद्रिका ने जल्दी से कहा, माँ, वह इसमें कभी खाना नहीं बनाया, मैं बना देती हूँ। गिरिजा जी ने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर उन दोनों को किचन में ले गई। चूल्हा पूजन करने के बाद रुद्रिका काम में लग चुकी थी और वेदाक्षी आराम से स्लैब पर बैठी उसे सब कुछ करते देख रही थी। वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, सब कुछ आपकी गलती है, मैं बेवजह इस शादी में फंस गई। मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी अभी, आपको पता है ना वेदांत। उसने वेदांत का नाम लिया ही था कि रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, उस लड़के का नाम मत लेना, कल ही शादी करके यहाँ आए हो इसलिए चुप रहो, कोई भी बवाल करने की जरूरत नहीं है। हर बार तुम्हारे फैलाए रायते को तुम्हारी बहन भी नहीं समेट पाएगी, समझी तुम? कुछ दिन शांति से बैठो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मुझे पहले मान से बात करनी होगी। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए बोली, उस सदो और निर्लज आदमी से क्या बात करनी, बोलना तो कुछ है नहीं उसे। रुद्रिका ने उसकी बात सुनकर कहा, जानने की कोशिश करोगी तब बोलेगा ना। तुम मान को नहीं जानती हो, वह जैसा अपने परिवार के साथ है वैसा बाहर वालों के साथ नहीं है। निर्णय से हमेशा उसके बारे में सुना है, इस घर में अगर सबसे ज्यादा कोई समझदार है तो वह वही है। तभी पीछे से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, बिल्कुल भाभी, मान भाई सबसे बेस्ट है। उन दोनों ने उस तरफ देखा तो लगभग 23-24 साल की लड़की दरवाजे पर खड़ी थी और उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। रुद्रिका ने उसे देख कहा, अंशिका। अंशिका ने अंदर आते हुए कहा, जी भाभी, माँ ने आप दोनों की हेल्प करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रही हूँ। काम सारा एक कर रही है और एक आराम फरमा रही है।
उसे देखकर वेदाक्षी झट से नीचे उतर गई। उसे अजीब लग रहा था। तभी अंशिका ने हंसते हुए कहा, भाभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। वैसे भी मुझे पता है आप कैसा फील कर रही है। रुद्रिका ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे भी उसने कभी खाना नहीं बनाया है। कोई बात नहीं, वैसे भी यह मेरी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तो ये यहाँ है। तभी हॉल से गिरिजा जी की आवाज आए, अंशिका जरा छड़ी तो लेकर आना दादी की। उन तीनों ने जब ये सुन तो तुरंत किचन से बाहर निकली। वहीं निर्णय जो सीढ़ियों से उतर रहा था उसके कदम रुक गए। उसने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा, जो गुस्से में उसे घूर रही थी। पीछे से मान आते हुए कहा, चल बेटा क्लास लगने वाली है तेरी। मान बचा ले भाई, निर्णय ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। मान ने कंधे उचकाए और कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जो रहता फैलाया है खुद साफ करो। ये बोल वह नीचे आ गया। निर्णय बेचारा कहाँ ही जाता, आना तो नीचे ही था, इसलिए झूठी स्माइल के साथ नीचे उतर आया। गिरिजा जी में उसके आते ही उसका कान पकड़ मरोड़ दिया। निर्णय ने चिल्लाते हुए कहा, आह आउच, मां दर्द हो रहा है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, दर्द हो रहा है। लेकिन वह जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, गिरिजा जी की पकड़ उतनी तेज होती जा रही थी। उन्होंने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, क्या हरकत की कल तूने? जरा भी हमारे घर परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, रुद्रिका के माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, और वह वेदाक्षी, उस बेचारी बच्ची का तो कोई दोष भी नहीं है, फिर भी बिना सोचे समझे उसे शादी करनी पड़ी। उसके घर वालों को क्या जवाब दोगे तुम? निर्णय बेचारा क्या ही कहता, गलती उसकी भी थी, ये बात वह भी जानता था। रुद्रिका ने कहा, माँ बता तो रहे हैं, छोड़ दो ना। गिरिजा जी ने उसे घूर कर देखा तो रुद्रिका चुपचाप खड़ी हो गई। गिरिजा ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम दोनों एक बार हमसे बात नहीं कर सकते थे? हम कौन सा मना कर देते, लेकिन नहीं, भागकर शादी करनी थी। वह दोनों खामोश खड़े थे और हर कोई उनके जवाब के इंतजार में था। एपिसोड 6, पहली रसोई का नेग। उन्होंने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, क्या हरकत की कल तूने? जरा भी हमारे घर परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, रुद्रिका के माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, और वह वेदाक्षी, उस बेचारी बच्ची का तो कोई दोष भी नहीं है, फिर भी बिना सोचे समझे उसे शादी करनी पड़ी। उसके घर वालों को क्या जवाब दोगे तुम? निर्णय बेचारा क्या ही कहता, गलती उसकी भी थी, ये बात वह भी जानता था। रुद्रिका ने कहा, माँ बता तो रहे हैं, छोड़ दो ना। गिरिजा जी ने उसे घूर कर देखा तो रुद्रिका चुपचाप खड़ी हो गई। गिरिजा ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम दोनों एक बार हमसे बात नहीं कर सकते थे? हम कौन सा मना कर देते, लेकिन नहीं, भागकर शादी करनी थी। वह दोनों खामोश खड़े थे और हर कोई उनके जवाब के इंतजार में था। गिरिजा जी ने निर्णय को घूरते हुए कहा, बताओ भी अब, साफ साफ बताओ, कल जो किया वह क्यों किया और कब से चल रहा था ये तुम दोनों का? निर्णय ने उन्हें देखा और बोला, माँ हम दोनों काफी टाइम से साथ हैं, और फिर शादी से पहले हमारा झगड़ा हुआ और हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन कुछ टाइम में हमें ये भी समझ आ गया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम वापस से साथ आ गए। लेकिन तब तक शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और शादी के सिर्फ 4-5 दिन ही बाकी थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह काम के साथ साथ शादी की तैयारियों को भी देख रहे थे, इसीलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाया, न उनसे बात कर पाया और नहीं बता पाया। तभी रुद्रिका ने कहा, हम दोनों की बराबर गलती है माँ, मैंने ही वेदाक्षी को मंडप में बैठने को कहा था। हमें लगा था हम टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जब तक आए तब तक तो शादी हो चुकी थी और सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था, वरना हमने यही सोचा था कि हम आकर शादी रुकवा देंगे। गिरिजा जी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, इतने बड़े हो गए हो पर अकल रत्ती भर नहीं आई है। उन दोनों ने गर्दन झुका ली। मान ने निर्णय को करते हुए कहा, एक बार कोशिश तो करता बताने की। मैं नहीं सुनता तब बात दूसरी थी, तूने क्या ही कोशिश की मुझे बताने की? निर्णय ने जैसे ही मान की बात सुनी, उसने घूर कर उसे देखा और मन ही मन बोला, आग बुझने वाली है तो उसमें और ज्यादा घी डालने की क्या जरूरत है? मुझे सच में मान पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता था। आलोक जी ने उन सब को देखा और बोले, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अच्छा है ना, दोनों बेटों की शादी हो गई तो घर में दो दो बहुएं आ गई है, अब आप आराम से बैठकर हुकूमत कीजिएगा। गिरिजा जी ने उन्हें देखा और बोली, बहू आ गई तो क्या हुआ, और कौन सी हुकूमत, मैं कौन सा कोई जालिम सास बनने वाली हूँ?
मुझे तो बस निर्णय के कान खींचने का मन कर रहा था। मन कर रहा है, एक खींच के थप्पड़ लगाऊं इसे। निर्णय ने ये सुनकर जल्दी से अपने दोनों गालों पर अपने हाथ रख दिए और बोला, यार मम्मी मत मारो। कल जो ससुर जी ने थप्पड़ मारा था, उसकी गूंज अब तक कान में गूंज रही है। अब और हिम्मत नहीं है थप्पड़ खाने की। गिरिजा जी ने उसे घूर कर देखा तो उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। मां ने मन ही मन कहा, ये और इसके पप्पी फेसेस। कौन कहेगा कि यह इंसान 30 साल का है। वेदाक्षी बड़े ध्यान से सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन इन सब के बीच वह खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश में लगी हुई थी। और रुद्रिका को इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन वेदाक्षी वह सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास हंस बोल सकती थी जिनके साथ वह हमेशा से रहती आई थी। वह जल्दी से किसी के भी साथ खुलकर बात नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और मान ने गिरिजा जी को देखकर कहा, चाचा माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गिरिजा जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू? आज कहीं नहीं जाना है। पहले तो पहली रसोई का नेक दो बहू को। फिर उन्होंने निर्णय को देखा और बोली, तू भी नेक दो पहले बहू को। मां ने उन्हें अजीब तरह से देखते हुए कहा, पर मैंने तो कल ही उसे गिफ्ट दिया है, अब और क्या रह गया? गिरिजा जी ने उसे देखा और बोली, अरे तो वह तो मुंह दिखाई का तोहफा था। अब पहली रसोई का नेक वह कौन देगा? वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, आंटी मैंने तो कुछ बनाया नहीं ना। मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ तो दी ने बनाया है। नेक तो उन्हें दो। गिरिजा जी ने उसे घूरते हुए कहा, आंटी नहीं मम्मी। वेदाक्षी कुछ चुप हो गई। सब लोग वेदाक्षी को देखने लगे और सबके देखने से वेदाक्षी हड़बड़ा गई। मान की नजरें भी उस पर थी और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल वेदाक्षी उनसे महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मान उसे कोई गलत नज़र से देख रहा था, और यह बात वेदाक्षी भी समझ रही थी, लेकिन मैं जाने क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा था। यह नज़रें उसे काफी अलग सी लग रही थी। उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। निर्णय ने रुद्रिका को एक रिंग गिफ्ट करी। वही आलोक जी और गिरिजा जी ने रुद्रिका को शगुन की कुछ पैसे और गहने दिए। वेदाक्षी को भी पैसे और गहने मिले, लेकिन वह लेने में नानुकुर कर रही थी। गिरिजा जी ने उसे डांटा तो उसने चुपचाप सब कुछ रख लिया। अब सब मान को देख रहे थे कि वह क्या देगा। मान कुछ लाया नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होने वाली है। आखिर में वह उठा और चलकर वेदाक्षी के पास गया। वेदाक्षी ने अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देखा। मान ने अपने गले से अपनी चैन उतारी और वेदाक्षी के गले में पहना दी। हर कोई हैरान था। मां निर्णय ने जल्दी से कहा, मान वह चैन। मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे लिए यह बहुत कीमती है, लेकिन अब जब मेरी जिंदगी इससे जुड़ी है तो यह उससे भी ज्यादा कीमती है। वेदाक्षी उसे हैरानी से देख रही थी। उसने क्या कहा, ये वह समझने की कोशिश में लगी हुई थी। वही हर किसी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। मान ने वेदाक्षी को वह चैन पहने और हल्की से उस चैन को छूते हुए बोला, अपना अस्तित्व दे रहा हूं तुम्हें, संभाल कर रखना। ये बोल वह उसे 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके कहने का मतलब उसके घर वालों के अलावा उन दोनों बहनों को बिल्कुल नहीं समझ आया। थोड़ी देर बाद मान ऑफिस जा चुका था। गिरिजा जी ने उसे रोका, लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुका। वेदाक्षी के पास करने को कुछ नहीं था। वह रूम में बैठी बस सोच रही थी कि आगे उसे क्या करना है। उसने अपना फोन निकाला और वेदांत को कॉल लगा दिया। उधर से जैसे ही कॉल पिक हुआ कि वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, तुम कहाँ थे? तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। वेदांत की कुछ गुस्से से भरी आवाज आ गई याद तुम्हें मेरी? क्या हुआ? पति की बाहों से फुर्सत मिली। वेदाक्षी उसके बात करने के तरीके से हैरान थी। उसने आज से पहले उसे इस तरह से कभी बात नहीं की थी। उसने जल्दी से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो वेदांत? कैसी बातें कर रहे हो? और क्या कहूँ, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बड़े बड़े वादे किए थे ना, मुझसे प्यार करती हो, शादी भी मुझसे करोगी, तो क्या है ये सब? वेदाक्षी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पहली बात तो तुम्हें ये सब किसने बताया है, और दूसरी बात तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वह बस यह अचानक से हो गया। मैं कोई शादी वादी करने के मूड में नहीं थी। वेदांत ने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, शादियां भी अचानक होने लगी, मुझे आज पता लगा। वेदाक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, देखो वेदांत तुम कुछ भी कंफ्यूजन मत निकालो। हम मिलते हैं ना, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, क्या हुआ और क्या नहीं। देखो वैसे भी मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। दूसरी बात, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने जो कहा था मैं उसे बात पर आज भी कायम हूँ।
मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। यह शादी अचानक से हुई और बिना किसी की जान पहचान के हुई। किसी को भी नहीं पता था कि यह सब हो जाएगा। वेदांत ने उसकी बात सुनी और कहा, मिलने का कोई फायदा नहीं है वेदाक्षी, रहने दो। तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। वेदाक्षी को अब डर लगने लगा था कि कहीं सच में वेदांत ये रिलेशनशिप खत्म ना कर दे। वह सच में उससे प्यार करती थी। उसने जल्दी से कहा, ऐसा मत कहो, हम मिलते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। वेदांत ने जब उसे इस तरह बोलते देखा तो एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, मिलते हैं हम आज शाम को हमेशा की तरह नाइट कैफे में। वेदाक्षी ने हामी भरी और उधर से कॉल कट हो गया। वेदाक्षी ने खुद में घबराते हुए कहा, पता नहीं क्या होगा, मुझे घबराहट हो रही है। यह शादी क्यों हुई, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वह परेशान सी अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। तभी उसकी नज़र आईने पर गई और उसने जब खुद के अक्स को देखा तो उसके कदम ठहर गए। उसने अपने गले में पड़े उस मंगलसूत्र को देखा और उस चूड़े को जो उसके हाथों में भरा था। उसने खुद से कहा, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या ये धोखा नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाकर कहा, अगर मैंने यह नहीं किया तो धोखा तो वेदांत के साथ होगा। मैंने उससे वादा किया था शादी करने का, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भला मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं इस रिश्ते को कैसे निभा सकती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी। वह यही सब सो रही थी कि तभी रुद्रिका की आवाज आए, वेदु क्या कर रही है तू। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने पलटकर रुद्रिका को देखा। रुद्रिका अंदर आए और बोली, जल्दी से तैयार हो जा, माँ ने शाम को आसपास की कुछ औरतों के साथ मुंह दिखाए की रस्म रखी है। ये सुनते ही वेदाक्षी हैरान रह गई। उसने तो शाम को वेदांत से मिलने का वादा किया था, अब भला वह कैसे जाएगी। वह यही सोच रही थी। उसने रुद्रिका को देखा और बोली, दी शाम को। रुद्रिका ने उसके लिए कपड़े निकालते हुए कहा, हाँ शाम को। देख कुछ भी गड़बड़ मत करना, ये 3-4 दिन का काम है, बस सब कुछ निबट जाए, उसके बाद हम मान से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, मुझ पर विश्वास रख। ये कहकर रुद्रिका ने उसके गाल पर हाथ रखा और फिर से वेदाक्षी के कपड़े और गहने निकालने लगी। वेदाक्षी हैरान परेशान सी खड़ी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को कस के पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सच में वह काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। एपिसोड 7। ये सुनते ही वेदाक्षी हैरान रह गई। उसने तो शाम को वेदांत से मिलने का वादा किया था, अब भला वह कैसे जाएगी। वह यही सोच रही थी। उसने रुद्रिका को देखा और बोली, दी शाम को। रुद्रिका ने उसके लिए कपड़े निकालते हुए कहा, हाँ शाम को। देख कुछ भी गड़बड़ मत करना, ये 3-4 दिन का काम है, बस सब कुछ निबट जाए, उसके बाद हम मान से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, मुझ पर विश्वास रख। ये कहकर रुद्रिका ने उसके गाल पर हाथ रखा और फिर से वेदाक्षी के कपड़े और गहने निकालने लगी। वेदाक्षी हैरान परेशान सी खड़ी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को कस के पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सच में वह काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। रुद्रा ने उससे सारे कपड़े और गहने निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, अब ठीक से तैयार हो जाना, समझी। मान भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा और उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होनी है। कोई भी बखेड़ा मत करना बेटू, और बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद में सब संभाल लूंगी, ठीक है। वेदाक्षी ने हल्के से मुस्कुराकर बस हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन वह मन ही मन काफी घबरा चुकी थी। वह जानती थी कि वेदांत कैसा इंसान है। वेदु ने मन ही मन कहा, पता नहीं वह क्या सोचेगा। अगर मैं नहीं गई तो पक्का वह यही सोचेगा कि मैंने सच में उसे धोखा दिया है। वह मुझसे बात नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती ऐसा हो। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। उससे कह दूं कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद तो वह मुझे गलत समझेगा ना। उसे लगेगा मैंने यह शादी अपनी मर्जी से की है। वेदाक्षी मन ही मन हाँ और ना में उलझी हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने उन कपड़े और गहनों को देखा। वह एक बहुत ही खूबसूरत सी बनारसी साड़ी थी, जिसके साथ एमरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी रखी हुई थी। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और बैग पर बैठते हुए बोली, अब साड़ी कौन पहनेगा, मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता। ये दी भी ना, क्या जरूरत थी यह सब करने की, उनकी वजह से मैं फंस गई। ये कहते हुए उसने अपना मुंह लटका लिया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उसे कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने मान था। वेदाक्षी ने उसे देखकर मुंह बना लिया। उसे पता नहीं क्यों यह इंसान फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम अभी तक बैठी हो,
तैयार नहीं हुई। वेदू ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। जाकर किसी से कहो कि मुझे साड़ी पहनाए, तब मैं तैयार होऊंगी ना। मान ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घुरा और बोला, क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है जो तुम जाकर किसी से कह नहीं सकती। वेदाक्षी ने भी उसे बराबर घूरते हुए कहा, क्यों, आप जाकर नहीं बोल सकते? यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बोल दो किसी को, मैं किससे कहूँ जाकर? दी से कह नहीं सकती, वो खुद तैयार हो रही होगी। और बाकी मैं किसी से क्या ही कहूँ, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। उसकी इस बात ने मान को खामोश कर दिया। रुद्रिका ने उसे बताया था कि वेदाक्षी जल्दी से किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होती थी, और ऐसे ही किसी से बातें करने में उसका एक्सपीरियंस 0 था। हाँ, मान से वह चिढ़ रही थी, इस वजह से मान को कुछ ना कुछ सुना रही थी। मान ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, जाकर चेंज तो करो, मैं देखता हूँ। वेदाक्षी ने ब्लाउज और पेटीकोट उठाया और बाथरूम में चली गई। मान ने अपने जूते उतारे और गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गया। उसने अपना माथा रब करते हुए कहा, भगवान, क्या लड़की है, कैसे संभालूंगा मैं इसे, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती है। कौन कहेगा ये 23 साल की लॉ की स्टूडेंट है। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी बाथरूम से बाहर निकली। उसने अपने चारों तरफ टॉवल लपेट रखा था। मान ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, शुक्र है इस टाइम तो इसने दिमाग का इस्तेमाल किया। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। उसने जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया कि वेदाक्षी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? आपने ये दरवाजा क्यों बंद किया है? आप किसी को बुलाने जाने वाले थे ना? आप अंशिका को नहीं बुला कर लाए? मान ने अपने कदम बैग की तरह बढ़ा दिए और जाकर उसकी साड़ी उठा ली। वेदाक्षी से अजीब तरह से देख रही थी। मान अभी पलटता कि उससे पहले ही उसने अपने जेब से रुमाल निकाली और अपनी आंखों पर बांधते हुए कहा, शांति से चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ, मुंह से एक शब्द मत निकालना। वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आखिर यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? मान ने उसे फिर से पुकारा, वेदू, सामने आओ। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे वेदू मत कहो, मुझे वेदू सिर्फ मेरे घरवाले बोलते हैं। यू कैन कॉल मी वेदाक्षी और मिस राणा। उद्धरण चिन्ह। मान ने हल्के से एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं बुलाने वाला। अब खुश, मैं तुम्हें वह नाम दूंगा जो मेरे दिल को पसंद आएगा, समझी तुम? अब चुपचाप यहाँ आकर खड़ी हो जाओ, वरना मैं आंखों पर बंधी यह रुमाल हटा दूंगा, फिर मत कहना मुझे कुछ। आखिरी बात में माँ ने उसे धमका दिया और उसकी धमकी असर भी कर गई। वेदाक्षी चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और माँ ने वेदाक्षी को साड़ी पहनाना स्टार्ट किया। वेदाक्षी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन मान के टच ने उसे कुछ भी गंदा फील नहीं करवाया। उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ झटक दिया। मान उसे साड़ी पहना रहा था, वह भी सिर्फ अंदाजा लगाते हुए। आखिर में जब मान ने उसके कंधे पर उसका पल्लू सेट किया, उसके बाद अपने आंखों पर से रुमाल हटाते हुए कहा, हो गया। वेदाक्षी ने खुद को आईने में देखा। सच में उसने काफी अच्छे से उसे साड़ी पहनाई थी। उसने हैरानी से कहा, आपको ये सब भी आता है? मुझे तो लगा था कि कोई रफ एंड टफ बिजनेसमैन ये सब तो नहीं करता होगा। मान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे पकड़कर मिरर के सामने बैठाते हुए बोला, चुपचाप से यहाँ बैठो। ये कहते हुए उसने उसे एक एक कर सारे गहने पहनाए और आखिर में उसके पैरों में वो पायल पहनाई जो उसने कल रात उसे गिफ्ट की थी। वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं यह नहीं लूंगी, यह मेरे लिए नहीं थी। ये कहते हुए वेदाक्षी ने अपने पैर पीछे खींचने चाहे, तभी मान ने उसके पैर को पकड़कर उसमें पायल बांधते हुए कहा, यह मेरी पत्नी के लिए थी, जो तुम हो, इसके अलावा तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए मान ने उसे पायल पहना दी और फिर उठ खड़ा हुआ और उसे देख बोला, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी का मेकअप तुम खुद से कर लो। ये कहते हुए वह उठकर चेंजिंग रूम में चला गया। वेदू ने मुंह बनाकर मान की नकल करते हुए कहा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तुम कर लो। ये बोल उसने मुंह बनाया और फिर बोली, बड़ा आया। वह जल्दी से तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद जब मान आया तो उसने वेदाक्षी को देखा। वह काफी प्यारी लग रही थी। रेड कलर के बनारसी साड़ी और उसके साथ एमरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ उसने अपने बालों का जुड़ा बना लिया था। मान की नज़र उसकी पीठ पर गई जो उसके बैकलेस ब्लाउज में से नजर आ रही थी। उसकी पीठ पर एक तिल था जो मान को बेहद खूबसूरत लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और लैपटॉप लेकर बैठ गया। लेकिन न चाहते हुए भी नज़रें बार बार उसी की तरफ जा रही थी।
थोड़ी देर बाद रुद्रिका और वेदाक्षी दोनों हॉल में बैठी थी और आसपास की कुछ औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए वहां मौजूद थी। गिरिजा जी ने रस्म शुरू करवाई और एक एक करके सारी औरतें वेदाक्षी और रुद्रिका की मुख दिखाई करने लगी। साथ ही उन्हें गिफ्ट और आशीर्वाद भी मिल रहे थे। वेदाक्षी तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करे बैठी थी। उससे एक जगह बैठना हजम नहीं हो रहा था। ऊपर से उसे वेदांत की टेंशन थी। जैसे तैसे पूरी रस्म में वह शांत बैठी रही और रस्म पूरी करी। रुद्रिका को तो इसी बात में राहत थी कि कम से कम उसने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। वह जानती थी कि उसकी बहन कैसी थी। उससे एक जगह बैठना बिल्कुल नहीं हो सकता था। कमरे में आते ही वेदाक्षी ने सारे कपड़े और जेवर निकाल कर फेंक दिए और पहले ढीले ढाले कपड़े पहन कर आई। मान इस वक्त कमरे में नहीं था तो पूरे कमरे पर उसी की हुकूमत थी। उसकी ज्वेलरी और साड़ी यूं ही बेड पर फैली हुई थी और दूसरी तरफ जाकर वह निढाल सी बेड पर लुढ़क गई। उसने मन ही मन कहा, वेदांत को कैसे समझाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं इधर रुद्रिका ने कपड़े चेंज किए और चुपचाप जाकर काउच पर बैठ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने जाने वाली थी, लेकिन मैं ऐसा अभी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और उसके मन में और भी कई सारी बातें चल रही थी जिनके बारे में वह सोच रही थी। रात को सबने साथ में डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मान जब अपने कमरे में आया तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। उसने अपने कमरे का हुलिया देखा और गहरी सांस लेकर बोला, यह एक काम ठीक से नहीं कर सकती। ये कहकर उसने उसके सारे गहने और साड़ी समेटकर एक तरफ रखी और अपना लैपटॉप लेकर वापस स्टडी रूम में चला गया। वेदाक्षी जब कमरे में आई तो उसे कोई नहीं दिखा। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और सीधा जाकर बेड पर पसर गई। वेदांत से उसकी बात नहीं हो पाई थी। उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा था। उसने कॉल करने की कोशिश की लेकिन हर बार उसका कॉल कट कर दिया गया। थक हार कर उसने वेदांत को मैसेज करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इधर निर्णय आज थोड़ा लेट आने वाला था, इसलिए रुद्रिका अब भी जाग रही थी। वह अभी अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी, तभी उसे अंधेरे में किसी की परछाई गार्डन की तरफ दिखी। रुद्रिका हैरान थी कि इस वक्त इस तरह चोरी छुपे कौन आ रहा था। सामने वाले इंसान की चाल बता रही थी कि वह कोई जान पहचान का तो हो नहीं सकता था। इसी वजह से तो वह छुपाते छुपाते अंदर आ रहा था। रुद्रिका तुरंत नीचे चली गई। उसे जानना था कि आखिर यह कौन था जो यूं ही घर में घुस आया था। एपिसोड 8। वेदाक्षी जब कमरे में आई तो उसे कोई नहीं दिखा। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और सीधा जाकर बेड पर पसर गई। वेदांत से उसकी बात नहीं हो पाई थी। उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा था। उसने कॉल करने की कोशिश की लेकिन हर बार उसका कॉल कट कर दिया गया। थक हार कर उसने वेदांत को मैसेज करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इधर निर्णय आज थोड़ा लेट आने वाला था, इसलिए रुद्रिका अब भी जाग रही थी। वह अभी अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी, तभी उसे अंधेरे में किसी की परछाई गार्डन की तरफ दिखी। रुद्रिका हैरान थी कि इस वक्त इस तरह चोरी छुपे कौन आ रहा था। सामने वाले इंसान की चाल बता रही थी कि वह कोई जान पहचान का तो हो नहीं सकता था। इसी वजह से तो वह छुपाते छुपाते अंदर आ रहा था। रुद्रिका तुरंत नीचे चली गई। उसे जानना था कि आखिर यह कौन था जो यूं ही घर में घुस आया था। रुद्रिका जल्दी से नीचे गई और गार्डन एरिया में चली आई। वह दबे पांव उस शख्स की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी अचानक उसने कुछ सोचा और दूसरी तरफ घूम गई। तभी उसकी नज़र उसे तरफ पड़े डंडे और कंबल पर गई। वो जल्दी से गई और जल्दी से जाकर वो कंबल और डंडा उठा कर लाई। इसके बाद उसने वापस से अपने कदम उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे जैसे वह शख्स की तरफ बढ़ते जा रही थी, उसे वह शख्स साफ दिखाई देने लगा था और अचानक ही उसे हल्की सी रोशनी में उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर रुद्रिका की भौहें तन गई और उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसने जल्दी से जाकर उस आदमी पर वह कंबल डाली और डंडे से उसकी पिटाई करनी चालू कर दी। वह आदमी अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाया और खुद को कंबल से निकालने की कोशिश करने लगा, जबकि रुद्रिका अब भी उसे मारे जा रही थी। उसने बुरी तरह से उस आदमी को पीट दिया था, यहाँ तक कि उस आदमी ने बचने के लिए वहां से भागना ठीक समझा और जल्दी से रुद्रिका से बचते बचाते वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि उस आदमी ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था जिसने उसे इतना मारा था। रुद्रिका गुस्से में हाफ रही थी। उसने जोर से वह डंडा वहीं जमीन पर पटका और गुस्से से अंदर बढ़ गई। वह सीधा वेदाक्षी और मान के कमरे की तरफ गई। उसने जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो वेदाक्षी बेड पर मुंह लटकाए बैठी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी।
और वेदांत उसके मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। रुद्रिका वेदाक्षी के कमरे में आए और उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आते हुए वेदाक्षी को देखकर बोली, तेरा दिमाग खराब है वेदु, तूने उस लड़के को यहाँ तक बुला लिया। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर हैरान थी। वही मान जो अपने स्टडी का दरवाजा खोलकर रूम में आने को ही था। रुद्रिका की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए, लेकिन उसने जैसे ही रुद्रिका की आगे की बात सुनी, वह सुनते ही मान के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। रुद्रिका ने कहा, वेदु क्या सोच रही है तू? ये हमारा घर नहीं है जहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। ये ससुराल है तुम्हारा, समझ रही हो? और मैंने कहा था ना, कुछ दिन शांत रहो, मैं मान से बात करूंगी। तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी कि तुमने वेदांत को यहाँ तक बुला लिया? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? वेदांत यहाँ आया था, लेकिन कब और मैंने उसे? उसने इतना कहा ही था कि रुद्रिका ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, चुप करो तुम, उस लड़के का नाम भी नहीं लोगी। ध्यान रहे मुझे बार बार न कहना पड़े। जब मैंने तुमसे कुछ कहा है तो मैं कर लूंगी ना सब कुछ। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। रुद्रिका इस वक्त काफी गुस्से में थी और वेदाक्षी को डांट रही थी। वेदाक्षी उससे अपनी बात कहने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ वेदु, कुछ भी गड़बड़ मत करना। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, अभी के लिए छोड़ रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर बार सब कुछ संभाल पाऊंगी। इस बार तो शुक्र था कि मैंने उसे देख लिया और भगा दिया। अगर कोई और होता तो हम जवाब भी नहीं दे पाते। तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठता सो अलग। वेदाक्षी ने अब उससे कुछ भी नहीं कहा। रुद्रिका उसे सुनाकर वहां से चली गई। वेदाक्षी बेड पर छोटा सा मुंह बनाकर बैठते हुए बोली, पर मैंने तो उससे बात तक नहीं की। मैंने उससे मिलने का कहा था। मुझे नहीं पता था वह यहाँ आ जाएगा, लेकिन वह यहाँ आया कैसे और क्यों आया? उसने तो मेरे फ़ोन कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं किया। वह अभी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी मान कमरे में एंटर हुआ। वेदाक्षी ने मान की तरफ देखा। मान के चेहरे के एक्सप्रेशन उसने अब तक तो ऐसे नहीं देखे थे। वह उसे कुछ कहती उससे पहले ही मान उसके पास आया और उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रखकर उसे देखते हुए कहा, तुम अब तक सोई नहीं? वेदाक्षी ने हड़बड़ा कर कहा, मैं बस सोने जा रही थी। मान ने इसके आगे उससे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गया। वेदाक्षी ने उसे इतना शांत देखा तो उसे अजीब लगा, पर फिर उसने सारी बातों को दरकिनार किया और चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर में वेदाक्षी सो चुकी थी, लेकिन मान की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जो रुद्रिका के मुंह से सुना था, उसे अब उसके बारे में सब कुछ पता करना था। उसने एक नज़र सोई हुई वेदाक्षी को देखा और मन ही मन बोला, आखिर चल क्या रहा है? पता करना होगा, चाहे अंजाम जो भी हो। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मान ने मन ही मन सब कुछ पता करने का सोच लिया था और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह वेदाक्षी के उठने से पहले ही मान जा चुका था। वेदाक्षी की जब आंख खुली तो वह एक पिलो को हक करके सो रही थी। उसे अजीब लगा, लेकिन अचानक ही उसे कल सुबह वाली बात याद आई और उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद आज भी उसने मान को पकड़ रखा होगा। लेकिन आज उसकी नींद इतनी गहरी थी कि मान उसे जगा नहीं पाया। वेदाक्षी ने जल्दी से उठी और तैयार होकर नीचे चली गई। मान उसे आज नीचे भी नहीं मिला। रुद्रिका इस बीच उससे कुछ नाराज थी। वेदाक्षी को ये काफी बुरा लग रहा था। वैसे भी वो इस घर में किसी से ज्यादा क्लोज हुई नहीं थी। एक उसकी बहन ही तो थी यहाँ पर जिससे वह कुछ बातें कर सकती थी। इधर मान ऑफिस पहुंचा और उसने केबिन में पहुंचते ही अपने असिस्टेंट को बुला लिया। उसका असिस्टेंट जैसे ही केबिन में आया, मान ने उसके सामने वेदाक्षी की तस्वीर रख दी। वह हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस उसे एक लड़की की फोटो क्यों दिख रहा था। मान ने उसे देखा और बोला, गौरव ये मैसेज वेदाक्षी मानवीर राजावत है। मुझे उनके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह अब मेरे साथ है, लेकिन इससे पहले कहाँ थी, क्या करती थी, उनके टच में कौन कौन था, पास्ट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सब कुछ जानना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। ध्यान रहे एक भी डिटेल मिस नहीं होने चाहिए। गौरव आंखें फाड़े अपने बॉस को देख रहा था। अगर उसका बॉस करना क्या चाहता था? उसने घबराते हुए कहा, पर सर आपकी वाइफ का नाम तो रुद्रिका। रुद्रिका। वह बेचारा डरते हुए अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही मान ने उसे रोकते हुए कहा, वह निर्णय की वाइफ है, मेरी भाभी है, तो जो भी बोलो सोच समझकर बोलना। ये सुनते ही गौरव के मुंह पर ताला पड़ गया। यह उसके लिए दूसरा झटका था। उसके दोनों बॉस शादी करके आ चुके थे
और उसे पता ही नहीं था। उसने मन ही मन खुद से कहा, लानत है तुझ जैसे असिस्टेंट पर गौरव। तुझे ये तक नहीं पता कि तेरे बॉस की जिंदगी में चल क्या रहा है। अरे तेरे दोनों बॉस शादी करके आ चुके हैं और तुझे पता ही नहीं। वह भी जो मान सर की होने वाली पत्नी थी, वह निर्णय सर की हो चुकी पत्नी है। वह बेचारा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मान की दोबारा आवाज आई, मैंने जो कहा वह तुमने सुना या नहीं? गौरव ने तुरंत कहा, जी सर, मैं समझ गया। बस आप मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ये बोलकर गौरव तुरंत वहां से चला गया। मान ने गहरी सांस ली और वेदाक्षी की वह तस्वीर देखने लगा। उस फोटो में वह व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप और जीन्स में थी। बालों को उसने हाफ बन में बांध रखा था और पाउट बनाते हुए भी काफी क्यूट लग रही थी। उसकी फोटो देखकर न जाने क्यों मान के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने उस फोटो को फोटो फ्रेम में डाला और अपने डेस्क पर रख लिया। मान ने उस फोटो को देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो और तुम्हें तो मैं अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने दूंगा। सब कुछ तुम्हारी रजामंदी से होगा, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। ये बोल वह मुस्कुरा दिया। उसकी बातों का मतलब क्या था ये सिवाय उसके कोई नहीं समझ सकता था, और उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये भी सिर्फ वही जानता था। इधर वेदांत पिटने के बाद अपने घर में बेहाल पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये हुआ क्या था उसके साथ। उसे लगा शायद घर का चौकीदार होगा जिसने उसे देख लिया और इतनी बुरी तरह से मारा। उसने अपना फोन देखा जिस पर वेदाक्षी के न जाने कितने ही मैसेज और मिस कॉल पड़े थे। उसने देखकर भी उन सब को अनदेखा करते हुए कहा, अब तो तुम खुद ही मेरे पास आओगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूँ, है कहते हुए उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। इधर वेदाक्षी रुद्रिका को मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। वह जानती थी रुद्रिका उससे नाराज है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह सकती। और हुआ भी वही। वेदाक्षी की क्यूट क्यूट हरकतों ने रुद्रिका को जल्दी ही मना लिया। रुद्रिका ने वेदाक्षी को देखा और बोली, मैं मान रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुझे तेरी मनमानी करने की छूट मिल रही है। मेरी बातों को ध्यान रखना। वेदाक्षी उसे देखने लगी, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं। एपिसोड 9। लेकिन फिर वेदाक्षी ने रुद्रिका को देखा और बोली, दी मेरा यकीन मानो, मैंने उसे नहीं बुलाया था। यार हाँ, हम मिलने वाले थे, क्योंकि वह नाराज था। मुझे उसे सारी एक्सप्लेनेशन देनी थी, लेकिन उसे बुलाने का मेरा कोई आइडिया नहीं था, और न ही मैंने उससे कहा कि वह यहाँ आए। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, इस बात को यही छोड़ दो ना, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है और न मुझे। वेदांत के सामने भी इस बात का फिक्र मत करना, मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई और दिक्कत हो। वेदाक्षी उसकी बात समझ रही थी, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात भी मान ली। इधर मान अपने ऑफिस में था, तभी निर्णय उसके पास आया और उसे देखकर बोला, बड़े भैया, माताश्री का आदेश है, घर चलना है। मान उसे अजीब तरह से देखने लगा, तो निर्णय ने मुंह बनाकर कंधे उचकाकर कहा, मुझे भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने बस ये कहा कि दोनों भाई जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन निर्णय, अभी मीटिंग है मेरी, मैं मीटिंग छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मान ने उसे देखते हुए कहा। निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, वह सब आप माँ से डिस्कस करो, मैं अकेला घर नहीं जाने वाला। अगर अकेला जाऊंगा तो वह मुझे पीट देंगे कि मैं आपके साथ में लेकर नहीं आया। मान ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि चाची माँ तुम्हें पीट दे? सीरियसली मान, तुम्हें लगता है कि मेरी हरकतों की वजह से माँ मुझे पीटती हैं? भाई, मैं ऐसी कौन सी हरकतें करता हूँ जो मुझे नहीं दिखती पर बाकी सबको दिखती है? निर्णय ने लाचारगी से कहा। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, देख बेटा, वह तेरी सगी माँ है, अब उन्हें पता होगा ना तेरी हरकतें कैसी है। निर्णय ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, सगी माँ? सीरियसली मुझसे ज्यादा तो वह तेरी है, चाची माँ का लाडला बनकर बैठा है, सगे बेटे पर तो कोई ध्यान ही नहीं देती। निर्णय मजाक मजाक में यह बात कह दी थी, लेकिन मान को अजीब लगा। उसने जल्दी से कहा, निर्णय, तुझे सच में ऐसा फील हो रहा है? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी यार। निर्णय हैरान होकर मान की तरफ देखने लगा। उसने यूं ही एक छोटी सी बात कही थी और मान उसे बात को इतना सीरियसली ले रहा था। उसने जल्दी से कहा, मेरे भाई, क्या हो गया है? हम दोनों में इतना चलता है यार, वैसे भी तू मुझसे बड़ा है, भले 1 महीने का ही फर्क हो, पर बड़ा तो है ना, तो इसीलिए ऐसा कोई थॉट अपने दिमाग में मत ला। मैंने ऐसे कुछ भी इस तरह से नहीं कहा था, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कहा। मान कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, छोड़ ये सब,
चल घर चलते हैं। दोनों भाई साथ में घर के लिए निकल गए। दोनों जल्दी ही घर पहुंचे। सब लोग हॉल में ही बैठे थे। गिरिजा जी ने उन दोनों को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, लो ये दोनों भी आ गए। निर्णय ने उन्हें देख कहा, क्या हो गया मम्मा, इतनी जल्दबाजी में ऑफिस से बुलाया? आधा दिन हुआ है, अभी तो ऑफिस गए। गिरिजा जी ने मान और निर्णय दोनों को देखते हुए कहा, रुद्रिका और वेदाक्षी को शॉपिंग के लिए लेकर जाओ। निर्णय ने झट से कहा, क्या आपने हमें शॉपिंग के लिए बुलवाया है? आप क्या चाहती हैं? ये लोग शॉपिंग करें और हम उनके पीछे पीछे उनकी शॉप पकड़ कर घूमें? रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा तो निर्णय तुरंत चुप हो गया। गिरिजा जी मन ही मन हंस दी। फिर उन्होंने मान को देखते हुए कहा, मान बेटा तैयार हो जाओ। वेदाक्षी ने बीच में कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। सब लोग अब वेदाक्षी को देखने लगे थे। इस तरह देखने से वेदाक्षी हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, सच में मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। क्या करूंगी शॉपिंग पर जाकर? गिरिजा जी ने कहा, तो क्या हुआ, कुछ और खरीद लेना और कम से कम घूम ही लोगी इसी बहाने। लेकिन वेदाक्षी का बिल्कुल मन नहीं था। मान की नजरें बराबर उस पर थे। वह उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की के नखरे और ड्रामे कभी खत्म ही नहीं हो सकते। आलोक जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, घूम लेना अभी जो और जाकर तैयार हो जाओ, साथ में अंशिका भी जा ही रही है। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, लेकिन मुझे नहीं जाना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? यार बेचारे बच्चे की कोई सुनता ही नहीं है। उसका मन तो कर रहा था कि वह यही आंगन में लेट जाए और हाथ पैर मारते हुए रोक रोकर सबसे कहे कि उसे नहीं जाना तो उसके साथ जबरदस्ती न की जाए। लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी, वरना उसके 24 साल के होने पर सबको डाउट हो जाता। बेचारी वेदाक्षी क्या ही कर सकती थी। रुद्रिका और निर्णय अपने कमरे में चले गए। मान ने वेदाक्षी को देख कहा, चलो कमरे में तैयार हो जाओ। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और मान के पीछे पीछे चल ही रही थी कि अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तभी अचानक उसका पर ट्विस्ट हुआ और वह जोर से चीखिया, मम्मी। मान जो ऊपर बढ़ रहा था, उसके कदम रुक गए। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वेदाक्षी अपना पैर पकड़े सीढ़ियों में बैठी थी। वह जल्दी से दौड़ कर गया और उसने तुरंत जाकर वेदाक्षी को संभालते हुए कहा, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ है, मुझे बताओ। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, शाबाश बेटा वेदाक्षी, अब तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसने फिर से अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहा, मोचा गई लगता है, दर्द हो रहा है। आह मम्मा, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द था जैसे ना जाने उसे कितना ही ज्यादा दर्द हो रहा हो। मान ने तुरंत उसे बिना कुछ कहे सुन गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया। वेदाक्षी का मन कर रहा था कि उसके बाल नोच ली। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बिना पूछे गोद में उठाने की। लेकिन इस वक्त उसे अपनी एक ही एक्टिंग पर ध्यान देना था। गिरिजा जी और आलोक जी ने भी यह सब देखा और सुना तो आलोक जी ने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दिया और दोनों ही ऊपर चले आए। रुद्रिका और निर्णय भी कमरे में आ चुके थे। मान ने वेदाक्षी को बेड पर लेटा दिया था। रुद्रिका उसके पास गई और उसे डांटते हुए कहा, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? कितनी बार कहा है गिरती पड़ती मत रहा कर, ठीक से चला कर। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मैं रोने लगूंगी अब। अगर आपने मुझे और डांटा तो मैं सच में सबके पापा से शिकायत करूंगी। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, सब लोग डांटते रहते हैं। उसने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। अध्याय का जिक्र सुनकर रुद्रिका खामोश पड़ गई। वजह ये नहीं थी कि अध्याय से उसे डर लगता था। अध्याय उसे भी उतना ही प्यार करता था जितना वह वेदाक्षी से करता था। वजह यह थी कि अब तक अध्याय को वेदाक्षी की शादी के बारे में नहीं पता था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने वेदाक्षी का पैर देखा और बोले, अभी तक तो कोई चोट दिख नहीं रही, हो सकता है अंदरूनी चोट हो। पेनकिलर स्प्रे का यूज कीजिए और हल्की सी मोच ही लग रही है, थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और निर्णय उन्हें छोड़ने बाहर चला गया। गिरिजा जी वेदाक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर कौन डांटता है? बताना जरा, मुझे अगर कोई डांटे तो मुझे बताना, मैं उसे डांट लगाऊंगी। ठीक है। वेदाक्षी ने उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। उसे यह अच्छा लगा कि कोई उसकी साइड से बोल रहा था। हालांकि गिरिजा जी और आलोक जी दोनों ने ही उसे कुछ भी ऐसा कहा नहीं था। ये वेदाक्षी का बिहेवियर ही था कि वह लोगों से जल्दी भूल मिल नहीं पाती थी, लेकिन धीरे धीरे शायद वह इन सब से कनेक्ट हो जाने वाली थी। सब लोगों ने वेदाक्षी को अब रेस्ट करने को कहा और फिर सब बाहर चले गए।
मान ने गहरी सांस ली और फिर कपड़े लेने कबर्ड की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नज़र मिरर में वेदाक्षी के अक्स पर पड़ी और उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि वेदाक्षी बड़ी खुश हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, अच्छा तो यह इसका ड्रामा है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं किया और चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। लेकिन तभी अचानक वेदाक्षी की जोर की चीख निकली। मान हैरान था कि अचानक से क्या हुआ। वह जल्दी से टॉवल लपेटकर बाहर आया तो वेदाक्षी बेड पर कूद रही थी, साथ ही इधर से उधर फुदकते हुए वह चिल्ला रही थी। मान ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? वह भी इतनी जल्दी? क्या बात है, डॉक्टर ने कुछ ज्यादा ही असरदार ट्रीटमेंट कर दिया तुम्हारा। वेदाक्षी ने उसे चिढ़कर देखा और बोली, बकवास मत करो और इस छिपकली को भागाओ यहाँ से। मान ने छिपकली को देखा। उसे कुछ हैरानी हुई कि उसके कमरे में छिपकली आई कहाँ से। लेकिन फिर उसने वेदाक्षी को देखते हुए कहा, अच्छा है ना, इस छिपकली ने तुम्हारा पैर ठीक कर दिया, वरना अब तक तो तुम पैर पकड़ कर बैठी थी। वेदाक्षी को याद आया कि उसने मोच आने का ड्रामा किया था। उसने क्यूट सा फेस बनाया और बोली, प्लीज इसे भगा दो, मुझे छिपकली से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। मान उसका वह प्यारा सा चेहरा देखकर पिघल गया और उसने उस छिपकली को वहां से भगा दिया। वेदाक्षी ने रात के सांस ली और बेड पर पालथी लगाकर बैठ गई। मान ने उसे देखा और बोला, मोच काफी जल्दी ठीक हो गई ना तुम्हारी। वेदाक्षी को अचानक ही याद आया और उसने जल्दी से अपना पैर पकड़ते हुए कहा, अभी भी दर्द हो रहा है? अभी भी दर्द है, मैं चल नहीं पाऊंगी। मान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, लेकिन मोच तो दूसरे पैर में आई थी। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने जल्दी से अपने पैर को देखा। तभी मान ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें गोद में उठाकर आराम से चल सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने वेदाक्षी की तरफ झुकते हुए उसे उठाना चाहा कि तभी वह उछलकर बेड के दूसरी साइड कूद गई और बोली, नहीं, मैं खुद से चल रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरी मोच ठीक हो गई। ये बोल उसने एक साथ कई सारी बातें बोल दी। मान ने तिरछी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, नौटंकी। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार हुए और नीचे चले आए। सब लोग हैरानी से वेदाक्षी को देख रहे थे। गिरिजा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना? मान ने वेदाक्षी से पहले उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ चाची माँ, पर एक छिपकली ने इसकी मोच ठीक कर दी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से मान को देखने लगे। वही वेदाक्षी मान को घूर रही थी। उसका बस चलता तो पक्का वह इस आदमी को पीट देती। एपिसोड 10 मान की वेदू के लिए शॉपिंग। ये कहते हुए उसने वेदाक्षी की तरफ झुकते हुए उसे उठाना चाहा कि तभी वह उछलकर बेड के दूसरी साइड कूद गई और बोली, नहीं, मैं खुद से चल रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरी मोच ठीक हो गई। ये बोल उसने एक साथ कई सारी बातें बोल दी। मान ने तिरछी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, नौटंकी। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार हुए और नीचे चले आए। सब लोग हैरानी से वेदाक्षी को देख रहे थे। गिरिजा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना? मान ने वेदाक्षी से पहले उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ चाची माँ, पर एक छिपकली ने इसकी मोच ठीक कर दी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से मान को देखने लगे। वही वेदाक्षी मान को घूर रही थी। उसका बस चलता तो पक्का वह इस आदमी को पीट देती। खैर सबके सामने वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी और यह आदमी भी ऐसा था कि उसके सामने बड़ा सीधा बनकर रहता था और घर वालों के सामने वह कभी उसे ताने मार रहा था। वह सब शॉपिंग के लिए निकल गए। वेदाक्षी मुंह बनाए बैठी थी। रुद्रिका ने उसे देख कहा, क्यों मुंह बना रखा है? अच्छा है ना यार, इस बहाने आउटिंग हो रही है। वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं जाना था ना, मेरे साथ जबरदस्ती की जा रही है। ये कहते हुए उसने कनखियों से मान को घूरा। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, कौन है वो जो तेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है? बड़ी आए जबरदस्ती वाली, तू उनमें से है जो दूसरों के साथ जबरदस्ती करती है। वेदाक्षी ने ये सुन तो मुंह बनाकर बैठ गई। अंशिका ने उन दोनों को देखते हुए कहा, यार बहन होना कितना कूल है ना, मतलब अपनी सारी बातें शेयर करो और एक दूसरे की टांग खींचाई करो, ये कितना प्यारा लग रहा है। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। निर्णय ने अंशिका को देखा और बोला, शुक्र है नहीं है, मैं एक को नहीं झेल पा रहा, दो दो कैसे झेलता। अंशिका ने उसे मारते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो भाई। मान ने उन दोनों को देखा और बोला, बिहेव गाइज, हम कार में हैं, भूलो मत, और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। वह दोनों चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह सब मॉल पहुंच चुके थे। जल्दी ही सब लोग कार से उतरे और अंदर की तरफ बढ़ गए।
वेदाक्षी मुंह बनाए चल रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर उस इंसान को जिसने उसका हाथ पकड़ा था। वह कोई और नहीं मान था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मान ने अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहा, शांति से चलो। सबको ये लगना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। वेदाक्षी ने उसे घूरा कि तभी मान ने फिर से कहा, पर हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं। इसमें लगने जैसा क्या है? ये कहते हुए उसने उसे झटके से अपने करीब खींचा और उसकी कमर पकड़ ली। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहा, अगर 1 मिनट में तुमने अपना हाथ मेरी कमर से नहीं हटाया तो कसम से मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मान हैरान होकर उस लड़की को देख रहा था जो उसे धमकी दे रही थी, और उसे अजीब ये लगा कि उसने मान को आपसे तुम कहा। मान ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुमने मुझे क्या कहा? तुम मुझे आप बोलती हो ना, और आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही हो। मुझे लगता है थोड़े दिनों में नाम से बुलाने लगोगी। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अपनी हरकतें सुधार लो, वरना तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। ये कहते हुए वेदाक्षी ने उसका हाथ अपने कमर से हटाए, लेकिन मान ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे देख बोला, आराम से चुपचाप चलो। हालांकि वेदाक्षी की बात से उसे यह जरूर याद आया था कि उसे वेदाक्षी की इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली थी, और इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही वह वापस आ चुका था। खैर, अब तो उसे वह फाइल कल ही मिलने वाली थी। वह सब लेडीज सेक्शन में आ गए। अंशिका और रुद्रिका अपने लिए कपड़े देख रहे थे, जबकि वेदाक्षी वहां पर एक चेयर लेकर आराम से बैठ गई। जैसा उसने कहा था कि उसे शॉपिंग नहीं करनी है, तो वह अपनी बात की पक्की थी। मजाल है जो कुछ भी खरीद ले। मान ने गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को समझना टेढ़ी खीर होता जा रहा है। किससे पूछूं इसके बारे में? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। उसने गहरी सांस ली और खुद ही वेदाक्षी के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करने लगा। वेदाक्षी ने उसे देखा, लेकिन फिर इग्नोर कर दिया और फोन में लग गई। तभी वेदांत का मैसेज आया, तुम शॉपिंग पर आए हो। वेदाक्षी उसका मैसेज देखकर हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वेदांत कहीं नहीं नजर आया। वह अभी कुछ रिप्लाई करती कि उधर से एक और मैसेज आया, मैं भी यही हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, आराम से साइड में आओ, बात करते हैं। वेदाक्षी ने तुरंत रिप्लाई किया, लेकिन अभी सब लोग हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ? अगर अभी आए तो कोई देख लेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर से वेदांत का रिप्लाई आया, क्या इससे फर्क पड़ता है? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। फिर तुम्हें इस शादी से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, या फिर 2 दिनों में ही तुम्हें तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया? वेदाक्षी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने रिप्लाई करते हुए लिखा, बकवास मत करो वेदांत, इस वक्त मैं इस रिश्ते में हूँ, और हर रिश्ते की लिमिट होती है। इतना तो मुझे भी पता है। मैंने तुमसे कहा है कि मैं मिलकर प्रॉपर एक्सप्लेन दूंगी, मतलब दूंगी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते? वादे तो तुमने भी किए थे बड़े बड़े, मुझसे प्यार करने का दावा था तुम्हारा, तो क्या इतना ही भरोसा है मुझ पर? उसके रिप्लाई ने वेदांत को खामोश कर दिया, लेकिन वह वहीं कुछ दूरी पर छुपा उसे देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, कैसे, आखिर ये लड़की मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? यह ऐसी तो पहले कभी नहीं थी। मेरी हर बात मानती थी, सुनती थी, और अब अचानक से इतनी बदल गई। तभी मान एक 1 पीस नी लेंथ ड्रेस लेकर वेदाक्षी के पास आया और बोला, ये ट्राई करो। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, मैंने कहा ना, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मान ने अचानक ही उसकी बाजू पकड़ी और उसे उठाकर अपने करीब करते हुए कहा, तुम आराम से खुद चेंज करके आ रही हो या फिर चेंजिंग रूम तक में लेकर चलूं? कहोगी तो चेंज करने में हेल्प भी करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी हैरान थी। उसने मान जैसे आदमी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की थी। वह हैरानी से मान को देख रही थी। मान ने हल्के से स्मित के साथ कहा, सच कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी करके भी दिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वेदू हड़बड़ा गई, और उसने जल्दी से उसके हाथ से वह ड्रेस लेते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। ये बोल वो तुरंत चेंजिंग रूम में भाग गई। मान उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास है जो उन पर नजर रखे हुए हैं। उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, लेकिन उसे ऐसा कोई भी इंसान नजर नहीं आया। हाँ, वेदांत की एक झलक उसे जरूर नजर आई थी, लेकिन उस पर उसका डाउट नहीं गया, क्योंकि वह उस इंसान को जानता ही नहीं था। लेकिन वेदांत अब भी वहीं खड़ा था, वह गया नहीं था। थोड़ी देर बाद वेदू चेंज करके आई, तो सबकी नजरें उस पर चली गई।
अंशिका ने उसे देखते हुए कहा, भाभी कितने प्यारे लग रहे हो आप। वेदू मुस्कुरा दी। रुद्रिका भी हैरान सी उसे देख रही थी। वह जानती थी वेदाक्षी इंडियन वेयर काम ही पहनती थी, और यह जो ड्रेस थी वह काफी प्यारी लग रही थी उस पर। मान ने उसे देखते हुए कहा, ये फाइनल करते हैं, कुछ और ड्रेस भी है, तुम अगर चाहो तो ट्राई कर सकती हो, वरना मैं श्योर हूं कि वह तुम्हें फिट आ जाएंगी। वेदाक्षी मन ही मन कहा, यह आदमी एग्जैक्ट मेरी साइज का पता कैसे लगा सकता है। लेकिन वह इस वक्त चेंज करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, नहीं ठीक है। मान ने वह सारे ड्रेस पैक करवा ली। वेदांत सब कुछ वहां छुपकर देख रहा था, और उसके हाथों की मुट्ठी यहाँ कस के बंद हो रखी थी। तभी किसी ने निर्णय को आवाज लगाई। निर्णय ने पलट कर देखा तो वहां पर लगभग उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। निर्णय ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, हे निहारिका, तुम यहाँ कैसे। ये कहते हुए निर्णय ने उसे हग कर लिया। वह लड़की भी मुस्कुराकर उससे मिल रही थी, लेकिन रुद्रिका की आंखों में जलन उतर आई थी, और वह अपने दांत भींचे निर्णय को घूर रही थी, जबकि निर्णय उस लड़की के साथ बातों में मशगूल था। थोड़ी देर बाद जब वह लड़की चली गई, तो रुद्रिका ने गुस्से में घूरते हुए निर्णय को चिकोटी काट ली। निर्णय दर्द के साथ चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे थे। उस लड़की से इतना चिपकने की क्या जरूरत थी, जान पहचान थी तो दूर से बात नहीं हो रही थी तुमसे। तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे पास मत आना, अगर तुम अब आए ना तो तुम देखना, और आज रात तुम कमरे में बिल्कुल नहीं सोने वाले। मुझे नहीं पता क्या करोगे, कन्हा सोओगे, पर कमरे में आने की सोचना भी मत। ये बोलकर वह गुस्से में वहां से दूसरी तरफ चली गई। निर्णय जल्दी से उसके पीछे गया और उसे मनाते हुए बोला, अरे मेरी जान, वह मेरी कॉलेज की दोस्त थी। अच्छा मेरी गलती, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, किसी से भी चिपकूंगा नहीं, पक्का प्रॉमिस। अच्छा, तुम चाहो तो मेरा कार्ड ले लो, जितनी शॉपिंग करनी है उतनी करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। रुद्रिका ने उसे कनखियों से देखा। उसके खुद के पास भी पैसों की कमी नहीं थी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उसका, अपनी कंपनी की ओनर थी वो, लेकिन पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मजा है। उसने झट से उसका कार्ड लिया और बोली, अब तुम बस देखते जाओ, कार्ड को खाली न कर दिया ना तो बताना। अरे ऐसा तो मत करो, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा। निर्णय ने बेचारगी से मुंह बनाते हुए कहा। रुद्रिका ने उसके गाल को पकड़ खींचते हुए कहा, ओह मेरी जान, कोई नहीं, तुम मेरे पैसों पर ऐश करना, जो तुम्हारा है वह मेरा है, जो मेरा है वह तुम्हारा है। ये बोल वो कार्ड लेकर चली गई। निर्णय उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। वेदाक्षी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसके दी खुश थी, ये देखकर उसे काफी खुशी हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या होगा और क्या हो रहा है, लेकिन दी की जिंदगी में सब कुछ ठीक है। सच में दी और जीजू साथ में प्यारे लगते हैं, और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। चाहे कुछ भी गलत हुआ हो, लेकिन दी और जीजू की शादी का फैसला बिल्कुल सही था।